हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग इस सिंगल लेक्चर में ये पूरा क्लास 12 का फर्स्ट चैप्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट कवर करेंगे। और ये एक वन शॉट वीडियो है। इसमें हम लोग इस पूरे चैप्टर को एक सिंगल वीडियो में कवर करने वाले हैं। और आपने अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग को ये वीडियो शेयर कीजिए, जिससे जो लोग भी हमारे साथ अभी तक लाइव नहीं जुड़े हैं वो भी हमारे साथ लाइव जुड़ जाएँ। और इस चैप्टर से काफ़ी क्वेश्चन जो है आपके एग्ज़ाम में, नीट एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, और लगभग हर साल इसमें से क्वेश्चन जो है आपके एग्ज़ाम में आते हैं। तो ये चैप्टर आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना ये चैप्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। और इसका डिटेल्ड लेक्चर जो हमारी क्लास 12 की प्लेलिस्ट पे, जैसा बायोलॉजी क्लासेस नाम से हमारा चैनल है, उसकी प्लेलिस्ट क्लास 12 की जो प्लेलिस्ट बनी है वहाँ पे इस चैप्टर के डिटेल लेक्चर पड़े हुए हैं। अगर आप उसको देखना चाहते हैं तो वो भी वहाँ पे आपके लिए अवेलेबल है। लेकिन अभी टाइम कम है, तो इसलिए अगर आप, क्योंकि अब एक महीने के बाद पेपर है ना, 3 मई के अराउंड इसकी डेट है नीट एग्ज़ाम की। तो अभी आप अगर ये वन शॉट भी देख लेंगे तो आपका ये पूरा चैप्टर क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे फ्लावर जो हमारा रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, फ्लावर क्या होता है? रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। ठीक है, ये चीज़ याद रखनी है कि जब हम लोग फ्लावर के बारे में पढ़ते हैं प्लांट में, तो फ्लावर क्या होता है? रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ना। चैप्टर का नाम क्या है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। फ्लावरिंग प्लांट क्या होते हैं? फ्लावरिंग प्लांट होते हैं एंजियोस्पर्म। ठीक है, डिफरेंट टाइप के प्लांट आप क्लास 11 में पढ़ चुके हैं, एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा। तो हर प्लांट में फ्लावर नहीं होते, फ्लावर सिर्फ कुछ पर्टिकुलर प्लांट्स में होते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं? एंजियोस्पर्म बोलते हैं, या फ्लावरिंग प्लांट बोलते हैं। तो ये फ्लावरिंग प्लांट जो इसमें फ्लावर्स देखने को मिलते हैं, और फ्लावर्स जो होते हैं ये रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। और फ्लावरिंग प्लांट्स में जो आपका सबसे पहले यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर देखो, फ्लावर का बना भी हुआ है। फ्लावर क्या रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, ठीक, यानी ये किसी एक पर्टिकुलर प्लांट को मेलनेस या फीमेलनेस प्रोवाइड करता है ना। इसकी वजह से, फ्लावर की वजह से कोई पर्टिकुलर प्लांट जो है वो मेल या फीमेल हो जाता है। अगर दोनों पार्ट उसमें है, फ्लावर मेल फ्लावर भी है, फीमेल फ्लावर भी है, या मेल पार्ट भी है फ्लावर में और फीमेल पार्ट भी है, तो वो बाइसेक्सुअल फ्लावर होता है या बाइसेक्सुअल प्लांट होता है। हम लोग इसकी बात करते हैं यहाँ पे कि इसका सिग्निफिकेंस क्या है फ्लावर का, फ्लावर क्यों इंपॉर्टेंट है। एक तो ये एक मॉर्फोलॉजिकल और एम्ब्रियोलॉजिकल, ठीक है, इसको यूनिकनेस प्रोवाइड कर रहे हैं प्लांट को। और ये प्राइमरी साइट्स होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की एंजियोस्पर्म में। तो यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, यानी जो प्लांट होता है तो उसका, प्लांट का जो रिप्रोडक्शन होगा वो कहाँ पे होगा? फ्लावर में ही होगा, ठीक है, या फ्लावर के थ्रू होगा। तो ये फ्लावर जो होते हैं ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए प्राइमरी साइट होते हैं। और इसके अलावा ये मॉर्फोलॉजिकल एड देते हैं, उसकी मॉर्फोलॉजी में हेल्प करते हैं, या उसकी एम्ब्रियोलॉजी में कुछ इम्पॉर्टेंट हेल्प करते हैं। तो ये जो फ्लावर है ना, इनके बारे में, फ्लावर की वजह से कोई प्लांट क्या बहुत ज़्यादा वो अट्रैक्टिव लगता है। तो फ्लावर बहुत ज़्यादा रोल प्ले करते हैं किसी भी प्लांट की मॉर्फोलॉजी में या एम्ब्रियोलॉजी में या उसके रिप्रोडक्शन में। यहाँ पे नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे हैं कि स्ट्रक्चर की, कि हमें क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती हैं इसमें फ्लावर में। और इतना पॉइंट अगर क्लियर हुआ आपको तो कमेंट में यस जरूर लिखें कि आपको इतना पॉइंट क्लियर है ना। तो जब हम लोग इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं फ्लावर के, तो इसमें दो पार्ट होते हैं, एंड्रोशियम होता है और गाइनोशियम। ये दो मेन पार्ट होते हैं इसके, ठीक है। फ्लावर के दो मेन पार्ट क्या हैं? एंड्रोशियम और गाइनोशियम, ये याद रखना है। फ्लावर के दो मेन पार्ट है, एंड्रोशियम और गाइनोशियम। एंड्रोशियम जो होता है ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। एंड्रोशियम क्या होता है? मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। और इसमें स्टेमेंस आता है, स्टेमेंस का वर्ड, ठीक है। स्टेमेंस होते हैं जो फ्लावर का या प्लांट का मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो होता है उसको बोलते हैं स्टेमेन, ठीक है। फ्लावर का यहाँ पे आपको हॉकी स्टिक जैसे स्ट्रक्चर दिख रहा है, ठीक है, इस तरह का हॉकी स्टिक के जैसे स्ट्रक्चर दिखता है। इसी को ये दिख रहा है ग्रीन ग्रीन सा, ठीक है, इसके फिलामेंट है, इस पर एंथर है ना इसको। तो ये हॉकी स्टिक का जैसा जो स्ट्रक्चर दिख रहा है बहुत सारे इसमें, तो इसके पूरे वर्ल को हम लोग क्या बोलते हैं? एंड्रोशियम। और ये स्ट्रक्चर क्या है? ये स्टैमेन है, ठीक है। तो स्टैमेन के पूरे वर्ल को, पूरे ग्रुप को हम लोग बोलते हैं एंड्रोशियम। अब ये स्टैमेन जो है, इसके ऊपर का पार्ट जो ग्लोबुलर पार्ट है, जो हॉकी स्टिक के हेड की तरह जो दिखता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं एंथर। और ये जो इसका डंडी वाला पार्ट है क्या? फिलामेंट है, ठीक है, नीचे जो इसको सपोर्ट किए हुए है इसके हेड को। दूसरा हमारे पास है गाइनोशियम, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। और ये सिंगल पिस्टिल भी हो सकती है या बंच भी हो सकती है पिस्टिल की, फ्लावर पे डिपेंड करता है किस तरह का फ्लावर है। तो उसमें सिंगल पिस्टिल भी हो सकता है, उसकी बंच भी हो सकती है, और ग्रुप भी हो सकता है पिस्टिल का। तो ये क्या है यहाँ पे? स्टेमेन और पिस्टिल, या स्टेमेन और कार्पेल, ठीक है। तो ये कार्पेल या पिस्टिल होता है सेंटर में यहाँ पे बना हुआ है,
सुराही के जैसा स्ट्रक्चर, ये बीच में आपको सेंटर में दिख रहा होगा, ठीक है, सुराही के जैसा स्ट्रक्चर, इसको हम लोग बोलते हैं पिस्टिल, इस तरह का बनाते हैं, ठीक है। सुराही के जैसे स्ट्रक्चर दिखता है, लंबी गर्दन होती है और नीचे ओवरी होती है और ऊपर क्या होता है, ऊपर इसके स्टिग्मा होता है, ठीक है। तो स्टेमेन से इस पोलन निकलते हैं, स्टेमेन से क्या निकलते हैं, पोलन ग्रेन, एंथर से पोलन ग्रेन निकलते हैं और वो स्टिग्मा पे आके पॉल होते हैं, यानी मेल गैमेट जो है वो स्टिग्मा पे आके गिरते हैं और फिर वहाँ से पोलन ट्यूब बनाते हैं और पोलन ट्यूब ओवरी में जाता है और ओवरी में जाके क्या करता है, ये फीमेल गैमेट को, ठीक है, एग सेल को फर्टिलाइज करता है। ये पूरी प्रोसेस होती है फर्टिलाइजेशन में, जब जो रिप्रोडक्शन होता है फ्लावर्स में, तो इस तरह से पूरा इसका प्रोसेस होता है। तो यहाँ पे आपने क्या क्या देखा, एक बार फिर से डिस्कस कर लेते हैं कि इसमें फ्लावर में दो पार्ट मेनली हैं, एंड्रोशियम और गायनोशियम। दो मेन पार्ट क्या क्या, एंड्रोशियम और गायनोशियम। एंड्रोशियम मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है जिसमें स्टैमेन और फिलामेंट आता है, और गायनोशियम जो है वो क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है जिसमें क्या आता है, ओवरी, स्टाइल और स्टिग्मा, ठीक है। तो यानी कार्पेल या पिस्टिल आते हैं और कार्पेल पिस्टिल में ओवरी, स्टाइल और स्टिग्मा इस तरह से होता है। ये एक कार्पेल या एक पिस्टिल है ना, सुराही के जैसा जो स्ट्रक्चर दिख रहा है। तो इसमें पिस्टिल, एक ओवरी, स्टाइल और स्टिग्मा, ये स्ट्रक्चर आते हैं। अब इस प्री फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर इवेंट की हम लोग बात करेंगे, तो यहाँ पे इतना क्लियर होगा आपको कि फ्लावर जो किस तरह से इंपॉर्टेंट है, कि फ्लावर जो क्या कर रहा है, एम्ब्रियोलॉजिकल लीड कर रहा है, मॉर्फोलॉजिकल लीड कर रहा है, नहीं मॉर्फोलॉजी में एक यूनिकनेस प्रोवाइड कर रहा है, एम्ब्रियोलॉजी में हेल्प कर रहा है, उसके जो है डेवलपमेंट में हेल्प कर रहा है फ्लावर प्लांट के, और रिप्रोडक्शन की साइट प्रोवाइड कर रहा है। इसके अलावा इसमें दो पार्ट हैं, एंड्रोशियम और गायनोशियम। एंड्रोशियम जो है ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है और गायनोशियम फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। एंड्रोशियम में स्टेमेन से बना होता है एंड्रोशियम, और गायनोशियम किससे बना होता है, पिस्टिल से। पिस्टिल को हम लोग कार्पेल भी कहते हैं। प्री फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर एंड इवेंट। अब फर्टिलाइजेशन से पहले कौन कौन से स्ट्रक्चर हमको देखने को मिलते हैं, ठीक है, तो ये देख लेते हैं फर्टिलाइजेशन से पहले कौन कौन से स्ट्रक्चर होते हैं। यहाँ पे मेल रिप्रोडक्टिव यूनिट होती है, मेल रिप्रोडक्टिव यूनिट। अच्छा, यहाँ पे फ्लावर के कुछ और पार्ट भी थे, उसको भी एक बार डिस्कस कर ले रहे हैं कि फ्लावर में जो जो पार्ट हैं। सबसे नीचे यहाँ पे क्या है, सेपल ना, ओवरी है, ये थैलमस वाला इसका पार्ट है, थैलमस, और ये सेपल है, ठीक है। तो सेपल जो होता है ये क्या करता है, ये फ्लावर को बड की फॉर्म में जब फ्लावर होता है तो उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो सेपल क्या करता है, जब फ्लावर बड की फॉर्म में होता है तो उसको प्रोटेक्शन, आपने देखा होगा कली जो होती है, बड होती है, वो ग्रीन ग्रीन दिखाई देती है, ठीक है। कली या जब बड होती है वो ग्रीन दिखाई देती है, तो उसके ऊपर सेपल होता है जिसकी वजह से वो ग्रीन दिखती है, और वो उसको सेपल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। इसके ऊपर है पेटल्स, पंखुड़ियाँ जो इसकी होती है पेटल्स, और ये रंग बिरंगी होती हैं। ये इंसेक्ट्स को क्या करती हैं, अट्रैक्ट करती है, कीड़ों को अट्रैक्ट करती है कि वो यहाँ पे आएँ और इससे पॉलन वगैरह रिसीव करें और फिर दूसरे फ्लावर पे जाके पॉलन को छिड़क दें उस पर, स्टिग्मा पे, जिससे कि फर्टिलाइजेशन हो, ठीक है। तो ये पेटल्स जो होते हैं ये पॉलिनेशन में और फर्टिलाइजेशन में हेल्प करते हैं, कीड़ों को, इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करते हैं। प्री फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर और इवेंट में हम लोग बात कर रहे हैं मेल रिप्रोडक्टिव यूनिट की। इसमें क्या, स्टेमेन है, माइक्रोस्पोरेंजियम और पॉलन ग्रेन, ये मेल रिप्रोडक्टिव यूनिट होती है, ठीक है। स्टेमेन हो गया, माइक्रोस्पोरेंजियम हो गया और पॉलन ग्रेन हो गया, तो ये सब क्या है, ये सब मेल रिप्रोडक्टिव यूनिट है, ठीक है। अब मेल रिप्रोडक्टिव यूनिट में क्या क्या आएगा, स्टेमेन के बारे में आपको बताया, हॉकी स्टिक जैसा स्ट्रक्चर जो दिख रहा था अभी। माइक्रोस्पोरेंजियम, जब स्टेमेन के एंथर को हम कट करते हैं, स्टेमेन के एंथर को बीच से कट करेंगे तो इस तरह का ये दिखता है स्ट्रक्चर पूरा, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं, इसके बीच में स्पोरेंजियस टिश्यू होता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, माइक्रोस्पोरेंजियम, ठीक है। तो ये पूरा इस तरह का एंथर का स्ट्रक्चर दिख रहा है, उसके एकदम बीचों बीच स्पोरेंजियस टिश्यू है जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, माइक्रोस्पोरेंजियम। और पॉलन ग्रेन, यहाँ पे इस माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर क्या बनते हैं, पॉलन ग्रेन बनते हैं। तो माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर क्या बनते हैं, पॉलन ग्रेन बनते हैं। ये पूरा एंथर को जो कट किया तो ये पूरा माइक्रोस्पोरेंजिया का स्ट्रक्चर है, और इसमें अंदर के साइड पॉलन ग्रेन बनते हैं। यहाँ पे डायग्राम देखो, ये पॉलन ग्रेन का इस तरह का। पॉलन ग्रेन जब बनता है तो टेट्राड के फॉर्म में होता है, चार चार सेल्स एक दूसरे से जुड़ी होती है। पॉलन ग्रेन किस फॉर्म में होता है, टेट्राड के फॉर्म में, यानी चार सेल वहाँ पे जुड़ी होती हैं, तो इसको पॉलन टेट्राड भी बोलते हैं, ठीक है। ये पॉलन माइक्रोस्पोर टेट्राड भी बोलते हैं, माइक्रोस्पोर टेट्राड, ठीक है। इस फॉर्म में ये होता है पॉलन ग्रेन माइक्रोस्पोर टेट्राड। ये दिख रहा है, 1 2 3 4 चार सेल दिख रही है, तो ये चार सेल जो होती है एक दूसरे से जुड़ी होती हैं, तो इसलिए इसको माइक्रोस्पोर टेट्राड भी कहते हैं। अच्छा, यहाँ पे इस पॉलन ग्रेन, ठीक है, फिर ये अलग अलग हो जाएंगी सेल और अलग अलग पॉलन ग्रेन के फॉर्म में हो जाएंगी। इस तरह से ये अलग अलग पॉलन ग्रेन के फॉर्म में हो जाती हैं। वेजिटेटिव सेल, जनरेटिव सेल इसमें दिख रही है।
जेनेटिव सेल से मेल गैमेट बनता है। तो ये पॉलन ग्रेन के फॉर्म में आ जाती है, छोटे छोटे पॉलन ग्रेन इस तरह से गोल गोल स्ट्रक्चर बॉल के जैसे स्ट्रक्चर बना लेते हैं। पॉलन ग्रेन बहुत डिफरेंट स्कल्पचर इनका होता है, डिफरेंट इसका कलर होता है, ठीक है। एक मिनट बस। तो यहाँ पे माइक्रोस्पोरेंजिया जो है, ठीक है, एक मिनट, क्या क्या हमने देखा यहाँ पे। हाँ, मेल रिप्रोडक्टिव यूनिट जो होती है स्टैमेन, माइक्रोस्पोरेंजियम और पॉलन ग्रेन है, ठीक है। अब इसमें स्टैमेन स्ट्रक्चर जो होता है, स्टैमेन स्ट्रक्चर यानी स्टैमेन किस किस चीज़ से बना है, तो इसमें लॉन्ग सिलेंडर स्टॉक होता है। क्या होता है? लॉन्ग सिलेंडर स्टॉक, और जिसको हम फिलामेंट कहते हैं, और टर्मिनल बाइलोब स्ट्रक्चर जिसको एंथर कहते हैं। तो ये दो पार्ट होते हैं, फिलामेंट और एंथर, ठीक है। स्टैमेन में दो पार्ट होते हैं, एक होता है फिलामेंट और एक होता है एंथर। अभी बताया था कि स्टैमेन जो होता है वो इस तरह का स्ट्रक्चर दिखता है, हॉकी स्टिक के जैसा। ऊपर का पार्ट जो है, ठीक है, ये हॉकी स्टिक की तरह इस तरह का स्ट्रक्चर दिख रहा है, हॉकी होती है ना इस तरह से। तो इसके ऊपर का स्ट्रक्चर जो इसको हम क्या बोलते हैं, फिलामेंट, इसको बोलते हैं एंथर। ये बाइलोब्ड स्ट्रक्चर है, ठीक है। टर्मिनल होता है, इसके एंड पे होगा, और बाइलोब्ड होता है, दो लोब इसमें है। और ये जो स्टाक है नीचे इसके, ठीक है, ये फिलामेंट स्ट्रक्चर है, फिलामेंटस स्ट्रक्चर है। तो ये दो स्ट्रक्चर यहाँ पे देखने को मिलता है, ठीक है। कौन कौन सा स्ट्रक्चर है इसका? ऊपर है स्टैमेन में, ऊपर का पार्ट जो है वो एंथर है, और नीचे का पार्ट जो इसको सपोर्ट किए हुए क्या है, ये फिलामेंट है। नेक्स्ट अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे एंथर स्ट्रक्चर की। आई होप इतना क्लियर हुआ होगा। इतना अगर क्लियर हुआ है ना कि स्टैमेन का स्ट्रक्चर किस तरह से है, तो आप कमेंट में यस जरूर लिखेगा। नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे एंथर के स्ट्रक्चर के बारे में, कि एंथर का स्ट्रक्चर किस तरह से होता है। तो एंथर में क्या है, ये बाइलोब्ड होता है और डाइथिकस है, ठीक है। एंथर अभी बताया एंथर के बारे में। बाइलोब्ड, बाइलोब्ड क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जब इसको हम देखेंगे, ठीक है, तो ये इस तरह से, इसमें इस तरह से दो लोब दिखेंगे, ठीक है, दो लोब दिखेंगे, और हर एक लोब में दो थेका होते हैं, तो डाइथेकस बोलते हैं। यानी ये चार कोने इस तरह से दिखते हैं, ठीक है। दो लोब होते हैं, इसको जब ऐसे बीच से काट के देखें तो लेफ्ट राइट इस तरह से दो लोब दिखेंगे, और हर एक लोब में क्या होगा, दो दो अलग अलग पार्टीशन दिखते हैं, जिसको हम लोग थेका बोलते हैं, ठीक है। तो ये बाइलोब्ड या डाइथेकस स्ट्रक्चर है। क्या है? बाइलोब्ड है या डाइथेकस स्ट्रक्चर है। एक आई होप ये क्लियर हुआ होगा आपको कि एंथर में क्या होता है। एंथर में दो लोब हैं, यानी दो इसमें पार्टीशन है, ठीक है। और फिर हर एक पार्टीशन में क्या है, एक एक इसमें फिर से पार्टीशन है, जिसकी वजह से ये चार पार्ट में इस तरह से डिवाइड हो जाता है, ठीक है। तो ये बाइलोब्ड और डाइथेकस स्ट्रक्चर होता है ना। तो इसमें इस तरह से चार जो है स्पोरोजेनस टिश्यू या माइक्रोस्पोरेंजिया जो है, इसके अंदर चार इसके पार्ट बन जाएंगे, जिसको हम पॉलन सैक भी बोलते हैं। तो एक एंथर में चार पॉलन सैक बन जाते हैं, ठीक है। एक एंथर के अंदर चार पॉलन सैक बन जाते हैं। और इसके बाद क्या है, फोर साइडेड टेट्रागोनल स्ट्रक्चर
4 माइक्रोस्पोरेंजिया एट द कॉर्नर, ठीक है, 4 माइक्रोस्पोरेंजिया कॉर्नर बन जाएगी। बताया था ना कि ये पॉलन सैक या माइक्रोस्पोरेंजिया जो है ये 4 बन जाती है इसमें, ठीक है। पहले पार्टीशन हुआ तो 2 इसके साइड बने, और फिर 2 में फिर एक एक पार्टीशन हुआ बीच से, तो ये फिर 2 से 4 बन गया। तो 4 माइक्रोस्पोरेंजिया इसमें देखने को मिलती है। ये पहली है, ये दूसरी माइक्रोस्पोरेंजिया, ये तीसरी माइक्रोस्पोरेंजिया और ये चौथी माइक्रोस्पोरेंजिया। तो 4 माइक्रोस्पोरेंजिया इसके अंदर होती है, ठीक है, 4 माइक्रोस्पोरेंजिया है। और ये टेट्रागोनल स्ट्रक्चर देखने में 4 साइड वाला दिखता है ना, इस तरह से, जैसे रेक्टेंगल होता है या स्क्वायर होता है तो उस तरह का दिखता है, तो इसको टेट्रागोनल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टेट्रागोनल बोलते हैं, क्योंकि ये रेक्टेंगल की तरह से या स्क्वायर की तरह से दिखता है, 4 साइड वाला दिखता है, तो इसको टेट्रागोनल स्ट्रक्चर बोलते हैं, ठीक। कॉर्नर्स पे माइक्रोस्पोरेंजिया, 4 माइक्रोस्पोरेंजिया सिचुएटेड है ना, हर एक कॉर्नर पे, हर एक कोने पे एक एक माइक्रोस्पोरेंजिया है, ठीक है। अब फिर क्या करते हैं हम इसमें, देखते हैं कि जब इसको जूम करके देखें माइक्रोस्कोप में, क्योंकि ये चीज़ देख रहा है, तो माइक्रोस्कोप में जब हम लोग इसको बड़ा करके देखें, आवाज़ आ रही है, ठीक है। तो माइक्रोस्कोप में जब हम लोग इसको बड़ा करके देखें तो इसमें एपिडर्मिस होती है, एंडोथीशियम है, मिडिल लेयर है, ये सब सेल्स की बहुत सारी लेयर हैं, सेल्स की, डिफरेंट सेल्स की ये लेयर बनी हुई है, ठीक है। सबसे बाहर एपिडर्मिस है, उसके अंदर एंडोथीशियम है, उसके अंदर मिडिल लेयर यहाँ पे 2 लेयर देखने को मिलती है, तो मिडिल लेयर है, फिर इसके अंदर टैपेटम है, और फिर इसके अंदर माइक्रोस्पोर मदर सेल्स हैं। तो इस तरह से पूरा होता है, पहले नंबर पे एपिडर्मिस, दूसरे नंबर पे एंडोथीशियम, तीसरे नंबर पे मिडिल लेयर, चौथे नंबर पे टैपेटम और 5वें नंबर पे माइक्रोस्पोर मदर सेल। इस तरह से इसमें होता है, ठीक है, याद रखना है। पहले एपिडर्मिस, सबसे बाहर एपिडर्मिस होती है, उसके जस्ट अंदर एंडोथीशियम होती है, सबसे बाहर एपिडर्मिस और उसके जस्ट अंदर एंडोथीशियम की लेयर होती है। ये सब कहाँ पे है? ये इसके वॉल, ये जूम करके यहाँ पे दिखाया ना, तो इसकी वॉल लेयर में ये सारी लेयर हैं, ठीक है। इसकी वॉल लेयर में ना, इसको जब कोने से हम ऐसे कट करके या जूम करके देखेंगे तो ये 4 जैसे यहाँ पे भी दिख रही है, सबसे बाहर एपिडर्मिस दिख रही है, तो एंथर में सबसे बाहर की तरफ क्या होती है? एपिडर्मिस। एंथर में सबसे बाहर की तरफ एपिडर्मिस होती है, उसके अंदर क्या होती है? एंडोथीशियम। इसके अंदर क्या है? एंडोथीशियम। फिर एंडोथीशियम के अंदर मिडिल लेयर है, मिडिल लेयर यहाँ पे बनी हुई है, मिडिल लेयर इस साइड बनी हुई दिखाई गई है, तो मिडिल लेयर है इसके अंदर, और फिर इसके अंदर यहाँ पे भी बनी है ना, मिडिल लेयर है, फिर टैप्टम है, सबसे अंदर की लेयर क्या है? टैप्टम, ये वाली लेयर टैप्टम, इसके बाहर मिडिल लेयर, इसके बाहर एंडोथीशियम, इसके बाहर एपिडर्मिस। इस तरह से अलग अलग लेयर्स हैं। सबसे अंदर होती है स्पोरोजेनस टिश्यू होता है, सबसे अंदर स्पोरोजेनस टिश्यू, जिसको हम लोग माइक्रोस्पोर मदर सेल कहते हैं। तो माइक्रोस्पोर मदर सेल एमएमसी, शॉर्ट फॉर्म में एमएमसी कहते हैं। इसी से क्या बनता है? माइक्रोस्पोर। इसी से एमएमसी से माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन होता है। तो कौन कौन सी लेयर है? एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, ठीक है, फिर मिडिल लेयर, फिर टैप्टम, और फिर माइक्रोस्पोर मदर सेल एमएमसी जिसको बोले हैं, ठीक है, यानी स्पोरोजेनस टिश्यू है। अब एपिडर्मिस क्या करती है? प्रोटेक्शन देती है। जो एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडिल लेयर होती है, बाहर की 3 लेयर जो है एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडिल लेयर, ये प्रोटेक्शन देती हैं और एंथर के डिहाइसेंस में हेल्प करती हैं। डिहाइसन मतलब एंथर जब फटेगा उसमें से पॉलन रिलीज होंगे, क्योंकि इसके अंदर पॉलन बनते हैं, ठीक है, पॉलन बनते हैं, दाने दाने जैसे स्ट्रक्चर होते हैं ना, तो दानेदार जैसे स्ट्रक्चर होते हैं। अब वो क्या होगा कि जब एंथर फटेगा तभी वो बाहर निकलेंगे, ठीक है। जैसे मटर से बीज जब निकालना होता है तो मटर को फाड़ना पड़ता है, तब उसमें से हम बीज बाहर निकाल पाते हैं ना। तो इसी तरह से जो एंथर है उसके अंदर क्या पॉलन भरे हुए हैं ना, तो एंथर से पॉलन तभी बाहर आएंगे जब एंथर फटेगा, डिहाइस होगा, ठीक है। तो एंथर फटता है, ये इसकी जो वॉल लेयर्स हैं ये फट जाती हैं, एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडिल लेयर, ये इसमें रप्चर होती है ये, और इससे क्या होता है? पॉलन रिलीज होता है, माइक्रोस्पोर्स रिलीज होता है, ठीक है। तो पॉलन ग्रेन रिलीज हो जाता है। इसके बाद टैप्टम, जो सबसे अंदर की लेयर टैप्टम थी, वो क्या करती है? वो पॉलन ग्रेन को नरिशमेंट प्रोवाइड करती है। तो टैप्टम लेयर जो होती है ये क्या करती है? जब तक पॉलन ग्रेन डेवलप हो रहा है, माइक्रोस्पोर मदर सेल से पॉलन ग्रेन का डेवलपमेंट चल रहा है, तो उस दौरान पॉलन ग्रेन को नरिशमेंट प्रोवाइड करने का काम टैप्टम करती है। तो ये याद रखना है कि टैप्टम क्या करती है? ये माइक्रोस्पोर को नरिशमेंट प्रोवाइड करती है, ठीक है। आई होप इतना क्लियर हुआ होगा। इतना अगर क्लियर हुआ तो कमेंट में यह जरूर लिखिए कि अलग अलग वॉल लेयर्स हैं उनका क्या क्या काम है। एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडिल लेयर, ये क्या कर रही है? प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रही हैं। अच्छा, इसी में हाँ, ठीक है। और इसके बाद क्या है? एंथर, जो एंथर डिहाइसेंस में रोल प्ले कर रही हैं, एंथर के फटने में, और पॉलन को रिलीज कर रही हैं, ठीक है। टैप्टम क्या करती है? ये नरिशमेंट प्रोवाइड करती है पॉलन ग्रेन को। नेक्स्ट हमारे पास आता है माइक्रोस्पोरोजेनस टिश्यू, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, ठीक है, ये प्रोसेस आता है। तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का प्रोसेस क्या होता है? ये कैसा प्रोसेस है जिसमें स्पोरोजेनस टिश्यू जो होते हैं इसमें मियोसिस होता है और माइक्रोस्पोर टेट्राड बनते हैं। तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का प्रोसेस जो इसमें क्या होता है? स्पोरोजेनस टिश्यू में मियोसिस होता है, उससे क्या बनते हैं? माइक्रोस्पोर टेट्राड बनते हैं ना। ये हुआ कहाँ पे? तो स्पोरोजेनस टिश्यू था, ठीक है,
ये छोटी छोटी आपको सेल्स दिख रही हैं स्पोरोजेनस टिश्यू की, बीच में एकदम सेंटर में था, एंथर में एकदम कॉर्नर पे जो माइक्रोस्पोरेंजिया था तो उसके सेंटर में स्पोरोजेनस टिश्यू है। अब ये स्पोरोजेनस टिश्यू इस तरह से यहाँ पे माइक्रोस्पोर मदर सेल दिख रही है इसमें डॉट डॉट करके, ठीक है, माइक्रोस्पोर मदर सेल है। तो ये जो माइक्रोस्पोर मदर सेल है, एक एक सेल है, तो इनमें डिवीज़न होगा और सिंगल सेल से इसमें डिवीज़न होगा, तो मियोसिस होगा, 1 से 2 सेल बनेगी और फिर 2 से 4 सेल, तो इस तरह से टेट्राड बन जाता है। 1 से 2 सेल बनी ना, और 2 से फिर क्या बनी, 4 सेल, इस तरह से मियोसिस। क्योंकि मियोसिस में आप जानते हैं कि 1 सेल से 4 सेल बनती है, मियोसिस में क्या होता है 1 सेल से 4 सेल, माइटोसिस में 1 सेल से 2 सेल, तो यहाँ पे मियोसिस हो रहा है जिसको हम लोग रिडक्शनल डिवीजन भी कहते हैं। और इसमें क्या होता है कि 1 सेल से 4 सेल बनती है और हैप्लॉइड बनती हैं। तो ये टेट्राड कैसे होते हैं, 4 बनते तो हैं, ये हैप्लॉइड होते हैं। माइक्रोस्पोर मदर सेल जो थी वो डिप्लॉइड थी, 2n थी, माइक्रोस्पोर मदर सेल डिप्लॉइड होती हैं, 2n होती हैं। जबकि जो पॉलन ग्रेन बनते हैं ये क्या होते हैं, जो माइक्रोस्पोर टेट्राड बनते हैं ये हैप्लॉइड होते हैं। 1 मिनट, 3 4 5 6 7। तो नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं इसके बारे में। हाँ, तो माइक्रोस्पोर टेट्राड फिर क्या बना देंगे, अब ये टूटेंगे, अलग अलग होंगे, ठीक है, क्योंकि ये पॉलन जो माइक्रोस्पोर टेट्राड है एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो ये अलग अलग होते हैं, इनमें भी फिर डिहाइसेंस होगा, ये भी अलग अलग हो जाएंगे, ठीक है, डिहाइड्रेशन की वजह से ये अलग हो जाते हैं। तो इनमें डिहाइड्रेशन होता है जिसकी वजह से ये अलग हो जाते हैं और पॉलन ग्रेन बनाते हैं। क्या बनाते हैं, पॉलन ग्रेन बनाते हैं, ठीक है, अलग अलग पॉलन ग्रेन बना लेते हैं और इस तरह का स्ट्रक्चर बनता है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये पॉलन ग्रेन इस तरह का स्ट्रक्चर बन जाता है। एक एक जो माइक्रोस्पोर सेल है वो इस तरह की दिखती है। अच्छा, यहाँ पे हम लोग एक और चीज़ देखते हैं, पॉलन ग्रेन के बारे में डिटेल स्ट्रक्चर। इसका क्या देखते हैं, पॉलन ग्रेन के बारे में डिटेल स्ट्रक्चर। तो आई होप ये माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का प्रोसेस आपको क्लियर हुआ होगा कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस जो है ये किस तरह से हो रही है। देखो, माइक्रो का मतलब क्या होता है, छोटा, स्पोर का मतलब स्पोर, ठीक है, या मेल गैमेट, ठीक है। तो माइक्रोस्पोर असल में हम लोग मेल गैमेट को कहते हैं क्योंकि ये साइज़ में छोटा होता है। मेल गैमेट जो होता है वो साइज़ में छोटा होता है, उसको हम लोग माइक्रोस्पोर बोलते हैं। और जेनेसिस मतलब बनना, फॉर्मेशन, तो छोटे स्पोर का या मेल गैमेट का फॉर्मेशन, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, ठीक है। माइक्रोस्पोर बोलते हैं मेल गैमेट को और जेनेसिस मतलब होता है फॉर्मेशन। तो मेल गैमेट के फॉर्मेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। तो इसमें स्पोरोजेनस टिश्यू होते हैं, इसमें मियोसिस होता है, माइक्रोस्पोर टेट्राड बनते हैं, 2n है, तो इसमें सेल में डिवीजन हुआ, 4 माइक्रोस्पोर इसमें बने, पॉलन ग्रेन, ठीक है, इनको हम पॉलन ग्रेन बोलेंगे। पॉलन ग्रेन मेल गैमेटोफाइट, ठीक है, पॉलन ग्रेन को हम लोग मेल गैमेटोफाइट भी बोलते हैं। पॉलन ग्रेन हैप्लॉइड होता है, इसको हम लोग मेल गैमेटोफाइट बोलते हैं क्योंकि इसके अंदर मेल गैमेट होता है, ठीक है। पॉलन ग्रेन को मेल गैमेटोफाइट क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये मेल गैमेट को कैरी करता है, ठीक है। तो अब इसमें 2 चीज़ें हैं, एक्साइन एंड टाइन, ठीक है, ये इसकी 2 वॉल लेयर्स हैं। इसके बाद इसका सेलुलर कंपोजिशन है, ठीक है। तो इसकी वॉल लेयर्स हैं एक्साइन और एंटाइन, ये 2 वॉल लेयर्स इसमें होती हैं ना, और ये बहुत यूनिक होती हैं, इसको बहुत इंपॉर्टेंट वॉल लेयर्स हैं ये इसकी। एक्साइन जो होती है ना, हार्ड आउटर लेयर है और ये स्पोरोपोलिनिन की बनी होती है, ठीक है। तो एक्साइन क्या होती है, बहुत हार्ड आउटर लेयर, ठीक है, इसकी हार्ड आउटर लेयर है, बाहर की लेयर बहुत हार्ड होती है, ये स्पोरोपोलिनिन की बनी होती है। और ये रेसिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल इसमें होता है, ठीक है, रेसिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल होता है। इंटाइन जो है इनर वॉल है और ये सेलुलोज और पैक्टिन की बनी होती है। तो इंटाइन क्या है, इनर वॉल है और ये सेलुलोज और पैक्टिन की बनी होती है। तो एक्साइन हार्ड आउटर लेयर है, ये स्पोरोपोलिन की बनी होती है और ये रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल इसमें होता है, ठीक है। इंटाइन जो होती है इनर वॉल है, ये सेलुलोज और पैक्टिन की बनी होती है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, एक्साइन क्या है, हार्ड आउटर लेयर और इसके अंदर स्पोरोपोलिन होता है। जबकि मोस्ट रेसिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल, ठीक है, इसके अंदर क्या मोस्ट रेसिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल है, स्पोरोपोलिन जो होता है ना, स्पोरोपोलिन बहुत ज़्यादा रेसिस्टेंट होता है। जब भी पॉलन ग्रेन जो है चाहे किसी भी इन्वायरमेंट में चला जाए, बहुत ज़्यादा एसिडिक इन्वायरमेंट में चला जाए, ठीक है, या बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर पे या लो टेम्परेचर पे कहीं पर भी चला जाए, पॉलन ग्रेन तब भी सर्वाइव कर लेगा क्योंकि पॉलन ग्रेन की जो सबसे बाहर की लेयर, अच्छा यहाँ पे बता दें कि ये जो एक्साइन क्या, ये बाहर की लेयर है, पॉलन ग्रेन की बाहर की जो बाउंड्री आपको दिख रही है ये एक्साइन है, ठीक है। और जो पॉलन ग्रेन की अंदर की बाउंड्री दिख रही है ये इंटाइन है। तो पॉलन ग्रेन की जो बाहर की बाउंड्री है वो एक्साइन और जो अंदर की बाउंड्री है इसके अंदर की लेयर है वो इंटाइन है। इस तरह से 2 लेयर है पॉलन ग्रेन में, ठीक है। पॉलन ग्रेन में क्या है, 2 लेयर्स हैं। और अब इसमें है क्या कि एक्साइन हार्ड आउटर लेयर, स्पोरोपोलिन इसमें होता है और स्पोरोपोलिन की वजह से ये क्या होती है, बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंट हो जाती है, तो किसी भी इन्वायरमेंट में सर्वाइव कर लेता है पॉलन ग्रेन, ठीक है।
अगर बहुत ज़्यादा हॉट इन्वायरमेंट चला गया पॉलन ग्रेन तो जल्दी डिहाइड्रेट नहीं होगा, क्योंकि स्पोरोपोलिन की वजह से इसकी कवरिंग हो जाएगी। ठीक है, तो स्पोरोपोलिन की वजह से इसकी कवरिंग हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि इसका जल्दी डिहाइड्रेशन नहीं होता। तो ये बहुत ज़्यादा डिजर्ट जो इन्वायरमेंट होता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा हॉट इन्वायरमेंट होता है, वहाँ पे भी सर्वाइव कर लेता है। इसके अलावा अगर बहुत एसिडिक इन्वायरमेंट में है, ठीक है, तो एसिडिक वाटर जैसे लेक्स वगैरह होता है, उनका वाटर बहुत ज़्यादा एसिडिक हो जाता है, तो उस इन्वायरमेंट में भी ये सर्वाइव कर लेता है, पॉलन ग्रेन को कोई नुकसान नहीं होता। ठीक है, और फिर ये जर्मिनेट करके फिर प्लांट बना सकता है। दूसरी है इसके अंदर की इंटाइन लेयर। इंटाइन लेयर इसमें सेलुलोज और पैक्टिन की बनी होती है। ठीक है, तो इंटाइन लेयर जो होती है सेलुलोज और इसमें पैक्टिन होता है, ये याद रखना। नेक्स्ट है सेलुलर कंपोजिशन। तो मैच्योर पॉलन ग्रेन है, लार्ज वेजिटेटिव सेल, फूड रिजर्व और स्मॉल जनरेटिव सेल जो 2 मेलगेमेट बनाएगी। तो इस तरह से इसमें सेलुलर कंपोजिशन जो होता है, ठीक है, इसमें क्या होता है कि एक बड़ा वेजिटेटिव सेल जिसमें फूड रिजर्व है, ठीक है, और एक छोटा जनरेटिव सेल जिसमें 2 मेलगेमेट, तो ये होता है इसमें पॉलन ग्रेन में। ठीक है, बड़ा वेजिटेटिव सेल होता है, छोटा जनरेटिव सेल होता है। वेजिटेटिव सेल जो बड़ा होता है इसको फूड रिजर्व बोलते हैं, और जो छोटा जनरेटिव सेल होता है इसको इसमें 2 मेल गैमेट्स होते हैं। ठीक है, 2 मेल गैमेट्स से बनेंगे। जनरेटिव सेल में डिवीजन होगा जिससे 2 मेल गैमेट बनेंगे ना। तो ये देखो दिख रहा है यहाँ पे बड़ा वेजिटेटिव सेल दिख रहा है। ठीक है, एक पोर्शन ये बड़ा आपको दिख रहा है। यहाँ पे डायग्राम दोबारा से अगर बनाए तो ये ऊपर बीच से ऐसे डिवीजन हो जाता है, तो ऊपर का सेगमेंट बड़ा होता है, इसको बोलते हैं वेजिटेटिव सेल। इसको क्या बोलते हैं? वेजिटेटिव सेल। और इसके नीचे का छोटा पोर्शन जो होता है इसको बोलते हैं जनरेटिव सेल। ठीक है, तो वेजिटेटिव सेल और जनरेटिव सेल। जनरेटिव सेल में डिवीजन होता है, 2 न्यूक्लियस से बनते हैं। ठीक है, 2 मेल गैमेट बनते हैं, तो जनरेटिव सेल से 2 मेल गैमेट बनते हैं। ठीक है, सेलुलर कंपोजिशन में हमने क्या क्या देखा है इसमें? लार्ज वेजिटेटिव सेल, फूड रिजर्व और स्मॉल जनरेटिव सेल जिसमें 2 मेल गैमेट हैं। इसके बाद क्या है? फीमेल रिप्रोडक्टिव यूनिट इसकी है। ठीक है, तो फीमेल रिप्रोडक्टिव यूनिट, एक मिनट कुछ इसमें होगा क्या? कहाँ पे थे हम लोग? फीमेल रिप्रोडक्टिव यूनिट। ठीक है, ये तो पूरा मेल रिप्रोडक्टिव यूनिट के बारे में हो गया। ठीक है, अभी तक हमने मेल रिप्रोडक्टिव यूनिट के बारे में पढ़ा, इसमें पढ़ा स्टेमेन के स्ट्रक्चर के बारे में और पॉलन ग्रेन के बारे में। पॉलन ग्रेन में मेल गैमेटोफाइट में एक्साइन, इंटाइन और सेलुलर कंपोजिशन, इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं वो पढ़ा। अच्छा, वेजिटेटिव सेल यहाँ पे आपको बताया तो इसमें फूड रिजर्व होता है, यानी पॉलन ग्रेन जब पॉलिनेशन होगा ना, पॉलन ग्रेन जब स्टेमेन से स्टिग्मा पे जाएगा तो इसमें टाइम लग सकता है। ठीक है, पॉलन ग्रेन जब रिलीज होगा और फिर दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पे जाने पे उसको टाइम लगेगा ना। तो अब जब टाइम लग रहा है तो उसको कुछ ना कुछ फूड चाहिए होगा, तो फूड जो होता है वो उसका फूड जो होता है ना वो वेजिटेटिव सेल में रिजर्व होता है। ठीक है, इसी के लिए वेजिटेटिव सेल को हम क्या बोलते हैं? फूड रिजर्व। वेजिटेटिव सेल इसलिए बड़ी भी होती है और इसके अंदर फूड होता है, ताकि जब पॉलन ग्रेन स्टेमेन से स्टिग्मा पे जाए दूसरे फ्लावर के, तो उसमें जितना भी टाइम लगे तब तक ये पॉलन ग्रेन सर्वाइव कर जाए, उसके पास प्रॉपर फूड हो। ठीक है, तो ये वेजिटेटिव सेल में फूड फिल होता है, फूड रिजर्व इसका होता है। और जनरेटिव सेल जो होती है इसमें ये 2 मेल गैमेट में बाद में डिवाइड हो जाएगी और मेल गैमेट बना लेगी। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ है कि इसको हम लोग देख लेते हैं क्या क्या हमने पढ़ा अभी। स्टेमेन के बारे में पढ़ दिया। ठीक है, अभी हम लोग पढ़ रहे थे मेल रिप्रोडक्टिव यूनिट के बारे में ना। तो इसमें स्टेमेन आता है, माइक्रोस्पोरेंजियम और पॉलन ग्रेन। स्टेमेन में 2 पार्ट आपको बताए। ऊपर का पार्ट जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं एंथर, हॉकी स्टिक जैसा स्ट्रक्चर, ऊपर का पार्ट एंथर और नीचे का इसका सपोर्ट वाला पार्ट जो है, ठीक है, ये फिलामेंट है। और स्टेमेन इसके बाद इसके अंदर माइक्रोस्पोरेंजिया देखने को मिलती है हमें। ठीक है, एंथर को जब कट करेंगे तो उसके हर एक कोने पे हमें एक एक माइक्रोस्पोरेंजिया, इस तरह से 4 माइक्रोस्पोरेंजिया देखने को मिलेगी। और इस माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर स्पोरोजस टिश्यू होता है, माइक्रोस्पोर मदर सेल होती है, जिससे क्या बनता है? पॉलन बनता है। ठीक है, जिससे क्या बनता है? इस तरह का पॉलन बनता है। पॉलन डिप्लॉइड से हैप्लॉइड, डिप्लॉइड माइक्रोस्पोर मदर सेल होती है, या स्पोरोजस टिश्यू जो होता है ना वो डिप्लॉइड होता है, तो उससे जो पॉलन ग्रेन बनता है वो हैप्लॉइड बनेगा। तो हैप्लॉइड पॉलन ग्रेन इससे बन रहा है। अब इसके बाद पॉलन ग्रेन का भी स्ट्रक्चर हमने देखा था कि पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर जो है इसमें 2 सेल्स, इसमें 2 लेयर होती है, एक्साइन इंटाइन। ठीक है, इसकी कवरिंग 2 होती है, 2 कवरिंग इसकी होती है, एक्साइन और इंटाइन। और इसके अंदर फिर 2 सेल होती हैं, 2 क्या होती हैं? सेल होती हैं। तो एक वेजिटेटिव सेल, एक जनरेटिव सेल, 2 सेल है, वेजिटेटिव और जनरेटिव। वेजिटेटिव सेल में फूड रिजर्व होता है, जनरेटिव सेल मेल गैमेट बनाएगी जो रिप्रोडक्शन में हेल्प करेगी। और माइक्रोस्पोरेंजियम में कुछ वॉल लेयर्स होती हैं। माइक्रोस्पोरेंजियम में क्या होता है? कुछ वॉल लेयर्स होती हैं। तो ये वॉल लेयर्स एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडल लेयर। ठीक है, ये जो इसकी वॉल लेयर है बाहर ना, एंथर के बाहर की लेयर्स,
तो ये प्रोटेक्शन में हेल्प करती है एंथर के डिहाइसेंस में, और पॉलन को रिलीज़ करने में हेल्प करती है। सबसे अंदर की लेयर जो टैप्टम होती है, यहाँ पे आपको दिख रही होगी टैप्टम लेयर ना, ये सबसे अंदर की लेयर है, टैप्टम लिखा हुआ है यहाँ पे। तो ये टैप्टम लेयर जो होती है ये क्या करती है, टैप्टम लेयर जो होती है ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है, पॉलन ग्रेन को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है। ठीक है, यहाँ पे हर एक लाइन से आपके एग्जाम में जो है MCQ बनते हैं, क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए अच्छे से आप इस वीडियो को देखिए और एक बार वीडियो को पूरा देखने के बाद दोबारा से इसको एक बार रिव्यू भी कर लीजिएगा, फिर से एक बार देख लीजिएगा, जिससे क्या हो जाएगा कि इसका आपको अच्छे से रिवाइज हो जाएगा, क्योंकि हर एक इसमें इंपॉर्टेंट सारी लाइनें आपको बताई गई हैं। तो अभी हम लोग नेक्स्ट आगे पढ़ रहे हैं पिस्टिल के पार्ट्स के बारे में। ठीक है, पिस्टिल देखो फीमेल रिप्रोडक्टिव यूनिट जो होती है ना, इसमें पिस्टिल है, मेगास्पोरेंजियम है और एम्ब्रियो सैक, ये 4 पार्ट हैं। फीमेल रिप्रोडक्टिव यूनिट जब हम लोग पढ़ते हैं तो इसमें क्या क्या पार्ट होते हैं, पिस्टिल है, मेगास्पोरेंजियम और एम्ब्रियो सैक है। पिस्टिल जो होता है इसको फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी बोलते हैं, और मेगास्पोरेंजियम है और एम्ब्रियो सैक है। ठीक है, मेगास्पोरेंजियम जिस तरह से हमने माइक्रोस्पोरेंजियम देखा था, ठीक है, माइक्रोस्पोरेंजियम में पॉलन ग्रेन बन रहा था, उसी तरह से फीमेल रिप्रोडक्टिव यूनिट जो पिस्टिल होती है, कार्पल जो होता है उसके अंदर मेगास्पोरेंजियम होता है और उसमें क्या बनती है, एक्सेल बनती है। और मेगास्पोरेंजियम भी एम्ब्रियो सैक होता है और एम्ब्रियो सैक के अंदर ही एक्सेल बनेगी। तो एक डिटेल स्ट्रक्चर यहाँ पे अभी दिखाई देगा इसका। अच्छा, यहाँ पे पिस्टिल के पार्ट्स क्या क्या हैं, जो हम लोग पिस्टिल देख रहे हैं तो इसके पार्ट क्या क्या है, पहले ऊपर ऊपर पढ़ लेते हैं कि स्टिग्मा है, स्टाइल है और ओवरी है ना, ये पिस्टिल में ये अलग अलग पार्ट होते हैं। ठीक है, देखो इस तरह का पिस्टिल दिखता है, बताया था सुराही के जैसे स्ट्रक्चर दिखता है। ठीक है, सुराही के जैसा स्ट्रक्चर दिखता है, नीचे जो गोल वाला पार्ट है वो ओवरी बोलते हैं, थैलमस के ऊपर ओवरी होती है। ठीक है, थैलमस के ऊपर ओवरी होती है, और ओवरी के बाद फिर ये पार्ट जो आता है स्टाइल आता है, तो सबसे नीचे थैलमस, फिर उसके ऊपर ओवरी, फिर उसके ऊपर स्टाइल। ठीक है, ये नेक वाला पार्ट जो इसका है, ये लंबी सी ट्यूब जो आपको दिख रही है, ये क्या स्टाइल है। ठीक है, और स्टाइल के ऊपर क्या है, स्टिग्मा है, सबसे ऊपर जो पार्ट है इसका क्या, स्टिग्मा। तो ये ऐसे झालर के जैसा ऊपर स्ट्रक्चर दिख रहा है, क्या स्टिग्मा, थैलमस, ओवरी, स्टाइल और स्टिग्मा। ठीक है, स्टिग्मा जो होता है ये लैंडिंग प्लेटफॉर्म है पॉलन के लिए, यानी स्टिग्मा के ऊपर पॉलन ग्रेन आके गिरते हैं, स्टिग्मा के ऊपर पॉलन ग्रेन आके फॉल करते हैं। पॉलन ग्रेन कहाँ से आएंगे, स्टेमन से। ठीक है, यानी मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट से आएंगे। स्टाइल इलोंगेटेड पार्ट है, इसके थ्रू ये पॉलन ग्रेन जो है ना पॉलन ट्यूब बनाता है, तो वो नीचे जाता है, जब पॉलन पे आएगा तो पॉलन ग्रेन क्या करेगा, पॉलन ट्यूब बनाएगा, वो पॉलन ट्यूब स्टाइल से होते हुए इस तरह से ब्लू लाइन से आपको दिखा दिए नीचे जाता है। ठीक है, और एक्सेल से जाके फर्टिलाइज करता है, ओवरी में जाता है, फिर एक्सेल से जाके फर्टिलाइज करता है। अच्छा, यहाँ पे स्टाइल है और फिर ओवरी, बेसल बल्ज पार्ट जिसको बोलते हैं, बेसल बल्ज पार्ट। ठीक है, इसमें ओव्यूल होते हैं, तो ओवरी के अंदर भी पार्टीशन होते हैं जिसको ओव्यूल बोलते हैं। फिर ओव्यूल के अंदर भी क्या होते हैं, एम्ब्रियो सैक होते हैं, और एम्ब्रियो सैक के अंदर क्या होंगे, एग सेल ना। ये बहुत ज़्यादा इलेबोरेटिव स्ट्रक्चर यहाँ इसका होता है। देखो इस तरह का आपको ओवरी दिख रही थी, ये ओवरी का स्ट्रक्चर था, ओवरी के अंदर अब ये ओव्यूल दिखाया गया, और ओव्यूल की ये पूरा ओव्यूल दिख रहा है। ठीक है, ये ओव्यूल है, ओवरी के अंदर इस तरह से बहुत सारे ओव्यूल होते हैं। और ओव्यूल कहाँ पे होते हैं, लॉक्यूल के अंदर, ये भी याद रखना, ओव्यूल कहाँ पे होते हैं, लॉक्यूल के अंदर होते हैं। अब ओवरी के अंदर जो ओव्यूल है उसके अंदर क्या है, एम्ब्रियो सैक है। ठीक है, ओवरी के अंदर ओव्यूल है और ओव्यूल के अंदर क्या है, एम्ब्रियो सैक है ना। अच्छा, जो लोग भी वीडियो को देख रहे हैं वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग को ये वीडियो शेयर कीजिएगा। और इससे पहले भी रेस्पिरेशन चैप्टर का 1 शॉट बना हुआ है, उसको भी आप जरूर देखिएगा। इसके बाद भी हम लोग मॉक टेस्ट वगैरह लेके आने वाले हैं, उसको भी आप अच्छे से देखिएगा और अपना नीट की प्रिपरेशन अच्छे से करते रहिए। तो यहाँ पे ओव्यूल स्ट्रक्चर जो हमारा क्या है, और इस हर चैप्टर के नोट्स आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, जय सर बायोलॉजी क्लासेस नाम से टेलीग्राम चैनल है, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ओव्यूल का स्ट्रक्चर जो होता है ना, अच्छा यहाँ पे कोई स्किप तो नहीं हुआ, एक बार देख लेते हैं। पिस्टिल के पार्ट अभी हमने देखे, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। ठीक, अब हम लोग ओव्यूल का स्ट्रक्चर देखते हैं। तो इसमें प्लेसेंटा से अटैच होता है, ओव्यूल क्या होता है, प्लेसेंटा से फ्यूनिकल से होकर प्लेसेंटा से अटैच होता है। ठीक है, प्लेसेंटा क्या होता है, तो आप देखेंगे कि जैसे मटर आप देखते हैं, ठीक है, मटर आप देखें तो मटर में ना इस तरह से किनारे के साइड ना, इस तरह से किनारे के साइड जो होते हैं ना, ये बीज इसके अटैच रहते हैं ना, एक लाइन से अटैच रहते हैं बीज ना। तो ये लाइन जो होती है जहाँ से बीज इसके जुड़े हुए हैं, ये क्या होता है, यही प्लेसेंटा होता है। या आप लेमन में देखें तो लेमन में क्या होता है, उसके बीज जो होते हैं वो सेंटर से एक जगह से अटैच रहते हैं। ठीक है, लेमन में जो उसके सीड्स होते हैं ना, वो सेंटर से, यहाँ पे बनाने में थोड़ा प्रॉब्लम होती है इसको, तो इस तरह से बोल के बता दे रहे हैं कि ये सेंटर से लेमन में क्या होते हैं, बीज इसके अटैच रहते हैं ना। तो ये जो पोर्शन होता है जहाँ से बीज जुड़े होते हैं, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं प्लेसेंटा ना। न्यूट्रिशन में हेल्प करता है, सीड्स के न्यूट्रिशन में हेल्प प्रोवाइड करता है। तो प्लेसेंटा हो गया, और प्लेसेंटा के अलावा क्या होता है, इंटिगमेंट एक्सेप्ट एट अ स्मॉल ओपनिंग कॉल्ड द माइक्रोपाइल। तो ये प्लेसेंटा है,
और फ्यूनिकल, फ्यूनिकल और फिर प्लेसेंटा। फ्यूनिकल पहले होता है फिर प्लेसेंटा होता है, ठीक है, सॉरी पहले प्लेसेंटा है, एक मिनट, अटैच टू प्लेसेंटा बाई अ फ्यूनिकल ना। तो पहले ये लाइन जो है ना ये प्लेसेंटा, और फिर इससे ये डंडी जो आप बीच की डंडी देखते हैं वो फ्यूनिकल है, ठीक है। तो बीच की डंडी जो आप देखेंगे वो क्या होती है, फ्यूनिकल होती है। तो प्लेसेंटा और फ्यूनिकल, और फिर आप देखेंगे बीच में छोटा छोटा सा वाइट वाइट सा कुछ छेद जैसा दिखता है, ठीक है, छोटा छोटा सा वाइट वाइट सा दिखता है डंडी के पास एकदम जस्ट जहाँ पे डंडी होती है बीच की, वहीं पे दिखता है आपको। चने वगैरह में भी आप देखेंगे जहाँ पे डंडी होती है वहीं पे कुछ वाइट वाइट सा दिख रहा होता है, तो क्या होता है, हाइलम, ठीक है। ये पोर्शन जो होता है ये क्या होता है, हाइलम ना। हाइलम के जस्ट नीचे माइक्रोपाइल भी होता है, दो छेद वहाँ पे होते हैं, ठीक है, अगर आप गौर करें तो एक हाइलम होता है एक माइक्रोपाइल। जैसे आप चने वगैरह में देखें तो एक आपको हाइलम दिखेगा और एक माइक्रोपाइल दिखेगा, ठीक है। यहाँ पे आपको दो छेद दिखाई देंगे, या आप लेंस से देख सकते हैं, ठीक है। तो लेंस से अगर उसमें देखेंगे तो एक आपको दिखेगा हाइलम और एक दिखेगा माइक्रोपाइल, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे इंटिगमेंट एक्सेप्ट एट ए स्मॉल ओपनिंग कॉल्ड द माइक्रोपाइल, ठीक है। तो इस पे इंटिगमेंट होती है, ये ना ओव्यूल जो है इस पे क्या इंटिगमेंट है इस पूरे पे, ये देखो आउटर इंटिगमेंट है ना, लिप्स के जैसे, जैसे लिप्स नहीं होते हैं, ठीक है, इसी तरह से ये ओव्यूल पे दो परत इस तरह से, आउटर इंटिगमेंट इनर इंटिगमेंट, ठीक है, आउटर इंटिगमेंट और इनर इंटिगमेंट इसको कवर किए हुए घेरे हुए हैं बिल्कुल, ठीक है, अंदर के न्यूक्लियस और एम्ब्रियो साइक को घेरे हुए हैं। तो ये आउटर इंटिगमेंट इनर इंटिगमेंट होते हैं, ये आउटर इंटिगमेंट है ना, इनर इंटिगमेंट, और ये आउटर इंटिगमेंट। तो आउटर इंटिगमेंट और इनर इंटिगमेंट होते हैं, ठीक है। और यहाँ पे ये डंडी जो थी ओव्यूल की, ये क्या फ्यूनिकल है, और ये नेक वाला जो पोर्शन है, ठीक है, जहाँ से ये डंडी अटैच है इससे, ये स्टिक जो है ये फ्यूनिकल जो है जो ओव्यूल से जुड़ी है, इस पोर्शन को हम लोग बोलते हैं हाइलम। तो हाइलम जो होता है जंक्शन होता है, हाइलम क्या होता है, जंक्शन होता है बिटवीन फ्यूनिकल एंड ओव्यूल, ठीक है, या बॉडी ऑफ ओव्यूल, ठीक है। तो हाइलम जो होता है ये जंक्शन होता है फ्यूनिकल और बॉडी ऑफ ओव्यूल के बीच में, ठीक है। अब ओव्यूल के अंदर आउटर इंटिगमेंट और इनर इंटिगमेंट, ऊपर के साइड आउटर इंटिगमेंट, अंदर के साइड इनर इंटिगमेंट। इंटिगमेंट ये पूरे में नहीं होती, थोड़ा सा यहाँ पे गैप होता है, ठीक है, पूरे में इंटिगमेंट नहीं होती, ऊपर थोड़ा सा गैप वाला पोर्शन यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, तो इसको बोलते हैं माइक्रोपाइल, ठीक है, ये वाला पोर्शन होता है माइक्रोपाइल। और माइक्रोपाइल के थ्रू ही क्या होता है, पॉलन ट्यूब जो है इसमें एंटर करता है। तो माइक्रोपाइल के थ्रू पॉलन ट्यूब, जो मेल गैमेट जब पॉलन ट्यूब बनाएगा तो माइक्रोपाइल के थ्रू ही इसके अंदर आता है और एम्ब्रियो सैक में जाता है। तो पॉलन ट्यूब जो होता है ना वो माइक्रोपाइल से होके, ठीक है, अंदर आएगा, ठीक है, एम्ब्रियो सैक में जाएगा और मेल गैमेट से फर्टिलाइज करेगा ना, फिर सॉरी एग सेल से फर्टिलाइज करेगा। तो यहाँ पे क्या क्या आपने देखा, ये आपने पहले देखा कि जो ओवरी थी यहाँ पे, ये पूरा क्या पिस्टिल है, पिस्टिल के अंदर ओवरी वाला पार्ट है, और ओवरी के अंदर क्या है, पिस्टिल के अंदर ओवरी, ओवरी के अंदर क्या है, ये इस तरह का ओव्यूल है। ओव्यूल में फिर आपने देखा अलग अलग पार्ट है, फ्यूनिकल है, ठीक है, इसकी डंडी जो है, फिर हाइलम है जो जंक्शन है इसका फ्यूनिकल और बॉडी ऑफ ओव्यूल का, फिर ये पूरी बॉडी ओव्यूल की है जिसमें आउटर इंटिगमेंट है, इनर इंटिगमेंट है, ठीक है, यहाँ पे लिखा भी हुआ है आउटर और इनर इंटिगमेंट। ये डायग्राम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे भी क्वेश्चन जो एग्जाम में आते हैं, ठीक है, एनसीईआरटी पे जो डायग्राम दिए हुए हैं हर चैप्टर में, तो उसको आप अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है, उसको बना बना के भी प्रैक्टिस कर लेंगे, क्योंकि एग्जाम जब होता है ना तो उसमें इसमें से कुछ नाम गायब कर देगा, ये आपको डायग्राम वहाँ पे दे देगा, और कुछ नाम इसमें से गायब कर देगा, तो आपको और ऑप्शन में वो नाम दे देगा, ठीक है। तो आपको लेबलिंग या जो नाम है वो आपको वहाँ पे टिक करना पड़ेगा कि कौन कौन सा नाम कहाँ पे 1 2 3 करके लिख सकता है ना। मान लो कि फ्यूनिकल गायब कर दिया, माइक्रोपाइल पोल गायब कर दिया, न्यूक्लियस गायब कर दिया, और यहाँ पे 1 2 3 4 लिख दिया, और फिर ऑप्शन में दे दिया कि 1 नंबर पे ये, 2 नंबर पे ये, 3 नंबर पे ये, इस तरह से अलग अलग सीक्वेंस बना के दे दिया। तो उसको आपको सही सीक्वेंस मैच करना पड़ेगा कि कौन सा पार्ट 1 नंबर से मैच कर रहा है, कौन सा सेकंड नंबर से, कौन सा थर्ड नंबर से, ठीक है। तो ये नामों की प्रैक्टिस होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, कि यहाँ पे कौन सा पार्ट किस नाम से रिलेटेड है, फ्यूनिकल क्या है, हाइलम क्या है, माइक्रोपाइल क्या है ना। तो FIB टाइप के या सीक्वेंसेस टाइप के क्वेश्चन इसमें से पूछ सकता है आपसे। अच्छा, इसमें फिर क्या है, न्यूक्लियस और एम्ब्रियो सैक, सबसे अंदर एम्ब्रियो सैक होता है, एम्ब्रियो सैक के अंदर ही एक्सेल होती है, और ये इधर के साइड क्या होता है, चलाजल पोल। एक की तरफ क्या, जहाँ पे माइक्रोपाइल है उस तरफ होता है माइक्रोपाइलर पोल, और जहाँ पे दूसरा एंड होता है उसको बोलते हैं चलाजल पोल। तो एक तरफ होता है माइक्रोपाइलर पोल और इसके अपोजिट एंड को क्या बोलते हैं, चलाजल पोल। तो इस तरह से दो पोल होते हैं, माइक्रोपाइलर पोल और चलाजल पोल। आई होप इतनी चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी। इतनी चीज़ें अगर क्लियर हुई हैं तो कमेंट में यस जरूर लिखिएगा कि इतनी चीज़ें आपको क्लियर हैं, ठीक है। मेगा स्पोरोजेनेसिस, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है, मेगा स्पोर का फॉर्मेशन होता है, मेगा स्पोर मदर सेल से मेगा स्पोर का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, मेगा स्पोर मदर सेल से मेगा स्पोर का फॉर्मेशन होता है, और इस प्रोसेस में मियोसिस होता है, रिडक्शनल डिवीजन होता है। तो मेगा स्पोर मदर सेल में पता है ये जो हमारे पास ये 2n होती है, डिप्लॉयड होती है, ठीक है। मेगा स्पोर मदर सेल जो है ये डिप्लॉयड होती है, और इससे फिर मेगा स्पोर का फॉर्मेशन होता है, मेगा स्पोर हैप्लॉइड है, ठीक है।
तो मियोसिस का प्रोसेस होगा, 1 से 4 सेल बनेगी, ठीक है। मियोसिस के प्रोसेस में एक सेल से 4 सेल बनती है। तो यहाँ पे इस तरह से हर एक से 4 सेल इस तरह से बन रही है डिवाइड होकर, ठीक है। जैसे ये एक सेल थी, इसमें एक और प्रोसेस से पहले भी होता है ना एम्ब्रियो सेक के फॉर्मेशन में, तो वहाँ पे दिखाया जाता है कि पहले 1 से 4 सेल बनती है, फिर उसमें से तीन डिजनरेट कर जाती हैं और एक बचती है, तो वो एक डिवाइड होती है, फिर 1 से 2, 2 से 4 इस तरह से बनती रहती हैं, ठीक है। तो स्टार्टिंग में जो है मेगास्पोर मदर सेल में मियोसिस होता है, फिर वहाँ पे मेगास्पोर बनता है। यहाँ पे 2 मेगास्पोर पहले से बन रखे हैं, अब इनमें डिवीज़न होगा, इससे 2, 2, 4 इस तरह से बनते जाएंगे, ठीक है। अच्छा, इसमें से फंक्शनल जो होता है वो सिर्फ यही होता है, एग ना। एग जो होता है वो फीमेल गैमेट की तरह काम करता है, तो यहाँ पे एग बना हुआ है, ये फीमेल गैमेट की तरह काम करता है, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास एम्ब्रियो सेक में 2 सेल थी, इसमें डिवीज़न हुआ 2 से 4, 2, 2 से, फिर हर एक में डिवीज़न हुआ तो 4, 4 बनी, दोनों साइड पे 4, 4 सेल बनी, और फिर इनमें डिवीज़न होगा तो इस तरह से 3 ऊपर। अच्छा, ये जो है इस 4 सेल में से 3 एक साइड रहेंगी और बीच में जो है, ठीक है, दोनों सेल जो बीच में ना, ये सेंटर में इस तरह से आ जाएंगे, या हम कह सकते हैं दोनों न्यूक्लियस जो बीच में वो सेंटर में आ जाएंगे ना। तो इनको सेंट्रल सेल बोल देते हैं एक साथ, इन दोनों को एक साथ क्या बोल देते हैं, सेंट्रल सेल। और ऊपर 2 सिनर्जिट और एक एग है, ऊपर क्या है 2 सिनर्जिट एक एग है, और नीचे एंटीपोडल है, यानी 3 सेल नीचे इस तरह से दी हुई है। फिर यहाँ पे इसको उल्टा करके यहाँ पे भी दिखा दिया गया है, ठीक है। ये ऊपर वाला माइक्रोपाइलर एंड दिया हुआ है, और नीचे वाला जो ये चलाजल एंड है। अब इसको चलाजल एंड को इसने ऊपर ले आया, तो ये इस तरह से ये चलाजल एंड को ऊपर ले आया, ठीक है, और माइक्रोपाइलर एंड को ये नीचे लेकर चला गया है ना। तो ये थोड़ा उल्टा डायग्राम यहाँ पे बना हुआ है, यहाँ पे इससे पहले उल्टा बना था, इसको इसने थोड़ा सीधा कर दिया। तो यहाँ पे एंटीपोडल सेल ये ऊपर है, ठीक है, 3 एंटीपोडल सेल यहाँ पे होती है ना, 2 पोलर न्यूक्लियस बीच में होते हैं, ठीक है। और ये न्यूक्लियस सिंगल सेल इस तरह से है, तो इसमें सेंट्रल सेल, इसको क्या बोलते हैं, सेंट्रल सेल। पोलर न्यूक्लियस, ठीक है, ये है एंटीपोडल सेल है, और सिनर्जिड्स हैं, ठीक है, नीचे 2 सिनर्जिड्स हैं, ये फिलीफॉर्म ऑपरेटस है, ठीक है, और ये एग सेल है। यहाँ पे एक तरफ इस तरह से झालर के जैसे है, ठीक है, झालर के जैसे कह सकते हैं हम लोग, फिंगर्स के जैसे प्रोजेक्शन होते हैं माइक्रोपाइलर एंड पे। एम्ब्रियो सेग में माइक्रोपाइलर एंड पे कुछ प्रोजेक्शंस होती हैं, इनको बोलते हैं फिलीफॉर्म एपरेटस, ठीक है। इसके अलावा 2 एक्स्ट्रा सेल्स होती है जिनको बोलते हैं सिनर्जिड्स ना, और एक एक्स सेल होती है। अब यहाँ पे फिलीफॉर्म एपरेटस और सिनर्जिड्स जो होते हैं ये जो पोलन ट्यूब होता है उसको गाइड करते हैं। तो ये क्या करते हैं, पोलन ट्यूब जब आएगा तो पोलन ट्यूब को मेल गैमेट, पोलन ट्यूब के जो मेल गैमेट होंगे उनको एक्सेल तक और पोरल न्यूक्लियस तक कैरी करने में ये गाइड करते हैं। तो सिनर्जिड और फिलीफॉर्म ऑपरेटर्स जो होते हैं, सिनर्जिड्स और फिलीफॉर्म ऑपरेटर्स, इनका काम क्या होता है, इनका काम होता है मेल गैमेट को एग सेल तक और पोलर न्यूक्लियस तक गाइड करना, ठीक है, वहाँ तक लेके जाना ना। इसके बाद तो यहाँ पे ऊपर वाला ये चलाजल एंड है, ठीक है, चलाजल एंड, और नीचे वाला माइक्रोपाइलर एंड, ठीक है, चलाजल एंड और माइक्रोपाइलर एंड। चलाजल एंड में 3 एंटीपोडल सेल हैं, और माइक्रोपाइलर एंड में इस तरह से क्या है, 2 सिनर्जिड और एक एक्सेल है, यहाँ पे फिलीफॉर्म ऑपरेटस है, 2 पोलर न्यूक्लियस, और ये सेंट्रल सेल है, ठीक है। तो ये होता है सबसे पहले क्या थी हमारे पास एम्ब्रियो सेक में 2 सेल थी, ठीक है, इसमें डिवीज़न और 2, 2 से इस तरह से 2, 2 सेल बन गई, ठीक है, और फिर 2 से 4 बनी, दोनों पोल पे 4, 4 सेल है, ठीक है। फिर इसमें से 3 जो न्यूक्लियस थे वो एक साइड पे और 3 एक साइड पे, और बीच में दोनों न्यूक्लियस आ गए, ठीक है, ये 2 न्यूक्लियस बीच में आ गए। तो इस तरह से 2 सिनर्जिड बन गए और एक एक्सेल और 3 एंटीपोडल, और बीच में जो न्यूक्लियस है तो ये पोलर न्यूक्लियस, ये सेंट्रल सेल बना दिए। इस तरह से एम्ब्रियो सेक बनता है। अब ध्यान देने वाली बात ये है कि यहाँ पे कितने सेल हैं, अगर सेल की बात करें तो 3 एंटीपोडल सेल हैं, 3 एंटीपोडल सेल, ठीक है, और पोलर न्यूक्लियस, ये पोलर न्यूक्लियस कितने हैं, ये अच्छा ये पूरा पार्ट है कहाँ पे, ये ओवरी के अंदर होता है, ठीक है, ये ओवरी के अंदर होता है, कार्पल में, पिस्टल या कार्पल में, ओवरी के अंदर ये एम्ब्रियो सैक होता है, ओवरी में ओव्यूल होता है, ओव्यूल के अंदर फिर एम्ब्रियो सैक होता है। पोलर न्यूक्लियस यहाँ पे 2 हैं, एग सेल, सेंट्रल सेल ना, एक मिनट, पोलर न्यूक्लियस 2, सेंट्रल सेल 1 है ना, सेंट्रल सेल 1 है, ये 2 काट देते हैं, ठीक है, इरेज कर देते हैं इस 2 को। तो सेंट्रल सेल 1 है और सिनर्जिड्स 2 हैं, एक एग सेल है,
ठीक है। 3 एंटीपोडल सेल, एक सेंट्रल सेल ना, 3 एंटीपोडल सेल, एक सेंट्रल सेल, एक एग और 2 सिनर्जिड्स ना। एग ये पीछे है, यहाँ पे ये दिख रहा होगा, एग ये पीछे का साइड है। तो 3 एंटीपोडल सेल हो गए और एक सेंट्रल सेल, एक एग सेल, 2 सिनर्जिड, 3 2 5 2 7। इस तरह से 7 सेल स्ट्रक्चर होता है। ये क्या होता है, जो एम्ब्रियो सैक होता है ये 7 सेल स्ट्रक्चर होता है। कभी कभी एग्जाम में आता है एमसीक्यू कि एम्ब्रियो सैक किस तरह का स्ट्रक्चर है, कितनी सेल होती हैं इसमें, तो 7 सेल होती हैं। एम्ब्रियो सैक में 7 सेल होती हैं। और इसके अलावा इसमें न्यूक्लियस कितने होते हैं, 3 2 5 और 3 8। न्यूक्लियस कितने, 8 न्यूक्लियस। देखो ये पिंक पिंक वाले जो रेड वाले दिख रहा है, एंटीपोडा सेल में एक एक न्यूक्लियस। सेंट्रल सेल तो है एक, लेकिन इसमें 2 न्यूक्लियस है। ठीक है, तो सेंट्रल सेल एक है लेकिन इसमें 2 न्यूक्लियस है ना। तो तीन ये हो गए, 3 2 5 ना, 2 ये सेंट्रल सेल के न्यूक्लियस और एक एक्स सेल का, 5 1 6 और 2 सिनर्जिड का न्यूक्लियस, तो 6 2 8 ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 ये जितने रेड वाले हैं। ठीक है, तो ये 8 है, यानी 8 ये न्यूक्लियस है ना। तो 8 न्यूक्लियस होते हैं। तो ये किस तरह का स्ट्रक्चर, 7 सेल्ड और 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर है, यहाँ पे देखो लिखा हुआ है 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर। एम्ब्रियो सेक में 8 न्यूक्लियस होते हैं, 7 सेल यहाँ पे दिख रही है ना, 7 सेल, 3 3 6, 3 एंटीपोडल, फिर से बता दे रहे, 3 एंटीपोडल है, एक सेंट्रल सेल है, 3 1 4 और 4 और एक एक्सेल है 5 और 2 सिनर्जिड है, तो 7। ठीक है, 7 यहाँ पे सेल हैं और न्यूक्लियस कितने हैं, 3 ये एंटीपोडल के, 2 पोलर न्यूक्लियस यानी सेंट्रल सेल के 2 न्यूक्लियस। सेंट्रल सेल होती है क्या, लेकिन इसमें 2 न्यूक्लियस होते हैं। तो 3 2 5 और एक एक्सेल का, 5 1 6 और 6 2 सिनर्जिड के, 6 2 8। ठीक है, तो इस तरह से 8 न्यूक्लियट स्ट्रक्चर होता है। तो मेगा स्पोरोजेनेसिस जब होगा, मेगा स्पोरोजेनेसिस कहाँ पे हो रहा है, ये एम्ब्रियो सैक जो है हमारा ओव्यूल में मेगा स्पोरोजेनेसिस हो रहा है। और इसमें मेगा स्पोरोजेनेसिस जब हो रहा है तो ये मियोसिस का प्रोसेस होता है, उससे मेगा स्पोर्स बनते हैं। ठीक है, मेगा स्पोर मदर सेल से मेगा स्पोर बनेंगे। मेगा स्पोर मदर सेल डिप्लॉयड होती है, 2 एन क्रोमोसोम होते हैं ना। और मेगा स्पोर जो इससे क्या बनता है, मेगा स्पोर्स बनते हैं वो हैप्लॉइड होते हैं, एन क्रोमोसोम होते हैं। जैसे अगर मेगा स्पोर मदर सेल में 46 क्रोमोसोम है तो मेगा स्पोर में कितने होंगे, 23 होंगे। मेगा स्पोर मदर सेल में अगर 24 क्रोमोसोम है तो मेगा स्पोर में कितने होंगे, 12 होंगे। बस आपको हाफ कर देना है। ठीक है, क्रोमोसोम का हाफ कर देना है। इसके बाद है फीमेल गैमेटोफाइट ना। तो फीमेल गैमेटोफाइट क्या होता है, देखो ये एम्ब्रियो सैक, अभी बताया एम्ब्रियो सैक के बारे में। तो एम्ब्रियो सैक जो यहाँ पे स्ट्रक्चर आपको पढ़ा है यही क्या है, फीमेल गैमेटोफाइट, क्योंकि इसके अंदर फीमेल गैमेट एग सेल है, तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, फीमेल गैमेटोफाइट। ठीक है, तो एम्ब्रियो सैक को फीमेल गैमेटोफाइट बोलते हैं और पॉलन ग्रेन को मेल गैमेटोफाइट बोलते हैं। ठीक है, एम्ब्रियो सैक को फीमेल गैमेटोफाइट बोलते हैं और पॉलन ग्रेन को मेल गैमेटोफाइट कहते हैं। ठीक है, एग सेल में ये दो अच्छा यहाँ पे फीमेल गैमेटोफाइट एम्ब्रियो सैक, इसमें 8 न्यूक्लियस और 7 सेल होती हैं। ठीक है, इसके बाद है एग अपरेटस, 2 सिनर्जिड्स हैं, एक एग है, एक एक्सेल है। ठीक है, तो 2 सिनर्जिड और सिंगल एक्सेल होती है। एग अपरेटस में क्या होता है, 2 सिनर्जिड होते हैं और सिंगल एक एक्सेल होती है। ये आपको याद रखना है कि एग अपरेटस में क्या होता है, कितने सिनर्जिड होते हैं, 2 सिनर्जिड है और सिंगल एग अपरेटस। ये पूरा एक एग अपरेटस है, एग और सिनर्जिड मिलकर क्या बनाते हैं, एग अपरेटस। ठीक है, इतना पोर्शन जो है ना ये पूरा इरेज कर दे रहा है। ठीक है, तो ये एग और मिलके, एग और सिनर्जिड्स मिलके क्या बनाते हैं, एग अपरेटस। ठीक है, एग और सिनर्जिड मिलके क्या बनाते हैं, एग अपरेटस बनाते हैं। तो एग अपरेटस कहाँ पे होता है, माइक्रोपाइलर एंड पे होता है। ये भी याद रखना है, कौन से एंड पे, माइक्रोपाइलर एंड पे एग अपरेटस है ना, माइक्रोपाइल वाले एंड पे। तो 2 सिनर्जिड और एक एक्सेल मिलके एग अपरेटस बना रहे हैं। इसके बाद आता है एंटीपोडल्स ना। ये सब किसमें, मेगा स्पोरोजेनेसिस में ही अलग अलग पार्ट्स हैं इसके, एम्ब्रियो सैक के अलग अलग पार्ट हैं। ठीक है, एम्ब्रियो सैक में क्या क्या है, फीमेल गैमेटोफाइट एम्ब्रियो सैक में एग अपरेटस है, एंटीपोडल और सेंट्रल सेल है। एंटीपोडल सेल ये चलाजल एंड पे होती है, 3 होती हैं, चलेजल एंड पे होती है। ठीक है, तो एंटीपोडल सेल जो होती हैं 3 होती हैं और चलेजल एंड पे होती हैं। सेंट्रल सेल 2 पोलर न्यूक्लियस में होते हैं। सेंट्रल सेल में 2 पोलर न्यूक्लियस होते हैं, बीच में होती है, सेंटर में होती है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देनी है, ये जो पोलर न्यूक्लियस है सेंट्रल सेल है। अच्छा चलो इसको अभी आगे देखते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्या है, पॉलिनेशन ना। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस आई होप क्लियर हुआ होगा। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस अगर क्लियर हुआ तो कमेंट में यस जरूर लिखिएगा कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्लियर है। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में हो क्या रहा है, माइक्रोस्पोर मदर सेल से मेगा स्पोर मदर सेल से मेगा स्पोर्स बन रहा है, ये मेगा स्पोरोजेनेसिस है। तो मेगा स्पोरोजेनेसिस में क्या हो रहा है, मेगा स्पोर मदर सेल से मेगा स्पोर बन रहा है। मियोसिस के थ्रू ये प्रोसेस होता है, 1 से 2, 2 से 4 इस तरह से सेल्स बनती हैं।
और फीमेल गैमेटोफाइट इसमें एम्ब्रियो सैक जो होता है, ठीक है, तो एम्ब्रियो सैक में 7 सेल होती है, 8 न्यूक्लियस होते हैं, और जैसे यहाँ पे हमने देखा था, ठीक है, 7 सेल और 8 न्यूक्लियस है एम्ब्रियो सैक में, 3, और इसमें क्या 3 एंटीपोडल है, 2 सिनर्जिड, 1 एक्सेल है, और पोलर न्यूक्लियाई 2 है, यानी 1 सेंट्रल सेल है, ठीक है। सिनर्जिड और फिलीफॉर्म अपरेटस जो होते हैं ये गाइड करते हैं पॉलन ट्यूब को एक्सेल तक पहुँचने में, ठीक है, और मेल गैमेट को एक्सेल तक पहुँचने में गाइड करते हैं। अच्छा, यहाँ पे नेक्स्ट देखते हैं पॉलिनेशन, ठीक है। अब हम लोग पढ़ते हैं पॉलिनेशन के बारे में। तो पॉलिनेशन क्या होता है, देखो जब पॉलन ग्रेन जो है ना एंथर से रिलीज़ होगा, और वो कहाँ पे आएगा, क्योंकि लाइन ऑफ डिहाइसेंस एंथर में होता है, वो रप्चर करता है जब एंथर मैच्योर हो जाता है, तो लाइन ऑफ डिहाइसेंस से एंथर जो है वो क्या करता है, रप्चर होता है, और फिर वहाँ से जो पॉलन ग्रेन है, ठीक है, तो वो पॉलन ग्रेन जो है वो विंड के थ्रू या किसी इंसेक्ट के थ्रू कैरी होता है, और वो कहाँ पे आता है, फीमेल कार्पेल या पिस्टिल पे आता है। कहाँ पे आता है, कार्पेल या पिस्टिल पे आता है। इसके बाद क्या पॉलिनेशन, तो पॉलिनेशन क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ अ पिस्टिल, ठीक है। तो पॉलन ग्रेन जो एंथर से जब स्टिग्मा पे जाता है, पिस्टिल के स्टिग्मा पे, तो ये जो पूरा प्रोसेस को क्या बोलते हैं, पॉलिनेशन, ठीक है। पॉलिनेशन का प्रोसेस क्या है, सिंपल सा प्रोसेस है कि कोई फ्लावर है, उसमें एंथर है, ठीक है, फ्लावर मेल फ्लावर है, तो मेल फ्लावर में होता है स्टेमेन, स्टेमेन में होता है एंथर, तो एंथर से रिलीज होगा पॉलन ग्रेन, ठीक है, एंथर से रिलीज होगा पॉलन ग्रेन, और ये पॉलन ग्रेन जो है ये दूसरे फ्लावर के, फीमेल फ्लावर के कार्पेल, ये कार्पेल के स्टिग्मा पे जाएगा, ठीक है, दूसरे फ्लावर के, उसी प्लांट के दूसरे फ्लावर के या किसी दूसरे प्लांट के फ्लावर के किस पे जाएगा, स्टिग्मा पे जाएगा, ठीक है। तो ये इसके स्टिग्मा पे जाता है, इसके स्टिग्मा पे। तो एक फ्लावर का पॉलन ग्रेन जो है एंथर से जो पॉलन ग्रेन रिलीज हुआ, पॉलन ग्रेन में क्या होते हैं, मेल गैमेट होते हैं, पॉलन ग्रेन में मेल गैमेट होते हैं, तो इसका मेल गैमेट दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पे गया, ठीक है, एंथर के स्टिग्मा पे गया। तो ये जो पूरा प्रोसेस होता है इसको बोलते हैं पॉलिनेशन। अब ये पॉलिनेशन जो होता है, ठीक है, पॉलिनेशन सिंपल सा क्या है, पॉलन ग्रेन का ट्रांसफ़र। अब ये पॉलन ग्रेन का ट्रांसफ़र जो है वो किसी भी तरह से हो सकता है ना, विंड के थ्रू भी हो सकता है, विंड भी उसको एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर पे लेके जा सकता है पॉलन ग्रेन को, या पॉलन ग्रेन में ही मेल गैमेट होता है, और जब ये फीमेल फ्लावर पे जाएगा, कार्पेल पे जाएगा, ठीक है, उसके स्टिग्मा पे, तो फिर पॉलन ग्रेन जर्मिनेट होगा, पॉलन ट्यूब बनाएगा, और मेल गैमेट जो है वो कहाँ तक जाएंगे, एक्सेल तक पहुँच जाएंगे। तो ये जो है पॉलिनेशन अलग अलग इसके एजेंट्स होते हैं, ठीक है, विंड के थ्रू हो सकता है, वाटर के थ्रू हो सकता है, और इंसेक्ट के थ्रू हो सकता है ना। अच्छा, पॉलिनेशन के कुछ टाइप हैं, जैसे ऑटोगेमी हो गया। ऑटोगेमी कब होगा, जब सेम फ्लावर जैसे, ठीक है, तो सेम फ्लावर के पॉलन ग्रेन जो है सेम स्टिग्मा को फर्टिलाइज करते हैं, तो इसको बोलते हैं ऑटोगेमी, ठीक है। जब एक ही फ्लावर के, जैसे जो फ्लावर क्लोज होते हैं ना, कुछ फ्लावर ऐसे भी होते हैं, कुछ फूल ऐसे भी होते हैं जो हमेशा बंद रहते हैं, क्लिस्टोगेमस फ्लावर कहते हैं, क्या कहते हैं, क्लिस्टोगेमस फ्लावर्स, वो हमेशा क्लोज रहते हैं। तो या उनका स्ट्रक्चर ऐसा होता है कि उनमें से पॉलन ग्रेन बाहर निकल नहीं पाता, तो उसी के पॉलन ग्रेन जो है उसी के स्टिग्मा को, उसी फ्लावर के स्टिग्मा को, क्योंकि वो बाइसेक्सुअल फ्लावर होता है ना, जनरली ऐसे फ्लावर बाइसेक्सुअल होते हैं, तो उसका जो पॉलन ग्रेन है उसके अंदर से निकलेगा और उसी के स्टिग्मा को जाके फर्टिलाइज कर देगा, तो सेम फ्लावर के अंदर ही पॉलिनेशन होगा और फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, उसी के अंदर सीड भी बन जाएगा। तो क्लिस्टोगेमस फ्लावर जो होते हैं, जो फ्लावर अक्सर बंद रहते हैं, उनके अंदर जब पॉलन ग्रेन बनता है, तो पॉलन ग्रेन जब रिलीज होता है, ठीक है, अंदर ही अंदर वो स्टिग्मा पे चला जाएगा उसी फ्लावर के, क्योंकि वो बाइसेक्सुअल होता है इस तरह के फ्लावर, उसके स्टिग्मा पे चले जाएगा और उसको फर्टिलाइज कर देगा और अंदर ही सीड भी बन जाएगा, ठीक है। तो ये ऑटोगेमी का प्रोसेस होता है, जब क्या हो कि सेम फ्लावर में फर्टिलाइजेशन हो, तो इसको बोलते हैं ऑटोगेमी। अब आप लोग कमेंट करके बताना है कि ऑटोगेमी हमें किस में देखने को मिलती है, ठीक है, इसके एग्जाम्पल क्या है ऑटोगेमी के। नेक्स्ट है गिटोनोगेमी। नेक्स्ट क्या है, गिटोनोगेमी, ठीक है। गिटोनोगेमी क्या होता है, इसमें पॉलन ग्रेन का ट्रांसफ़र होता है अलग अलग फ्लावर्स के बीच में, ठीक है।
गिटोनोगेमी में पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर अलग अलग फ्लावर के बीच में होता है, यानी एक फ्लावर का जो पॉलन ग्रेन है वो उसके एंथर से रिलीज होगा फ्लावर के और दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पे पहुंचेगा, ठीक है। प्लांट लेकिन इसमें सेम ही रहता है, सेम प्लांट पे रहता है, लेकिन फ्लावर अलग अलग रहते हैं, ठीक है। तो जैसे सेम प्लांट का मतलब क्या है कि इस तरह से ये इसी प्लांट के फ्लावर पर ये जा सकता है, ठीक है, इसी प्लांट के फ्लावर पे जा सकता है ना। तो ये जब सेम प्लांट के फ्लावर पे जा रहा है तो इसको क्या बोलेंगे, गिटोनोगेमी ना, ठीक है। सेम प्लांट के, जैसे इस प्लांट पे फ्लावर है लगे हुए हैं, एक फ्लावर ये है, एक फ्लावर ये है, एक मिनट थोड़ा, ठीक है। तो जब इसी प्लांट के फ्लावर पे जा रहा है, ये फ्लावर है तो इस फ्लावर से इस फ्लावर पे जा रहा है, ये फ्लावर जैसे बना हुआ है तो इस फ्लावर से इस फ्लावर पे जा रहा है, इसको क्या बोलेंगे, गिटोनोगेमी। ये सेम प्लांट के जब से अलग फ्लावर पे डिफरेंट फ्लावर पे जा रहा है ना। और जीनोगेमी क्या होती है ना, यानी एंथर क्या है, यहाँ पे सेम फ्लावर पे जा रहा है, सेम प्लांट के डिफरेंट फ्लावर पे जा रहा है ना। एक फ्लावर से ये था, एक फ्लावर ये था, तो इस फ्लावर से निकला और दूसरे फ्लावर पे गया। जीनोगेमी क्या होगा, एंथर का ट्रांसफर जो है ये डिफरेंट प्लांट के फ्लावर्स पे होगा, जैसे ये एक प्लांट है और ये एक प्लांट है, ठीक है। तो इस प्लांट का जो एंथर है वो दूसरे प्लांट के फ्लावर पे जाएगा, ठीक है। तो इसको बोलते हैं जीनोगेमी ना। जीनोगेमी क्या होता है, इसमें एक जो प्लांट का फ्लावर होता है उसका एंथर जो होता है और वो दूसरे प्लांट के फ्लावर पे जाता है। जनरली ये हमें देखने को मिलता है जो यूनिसेक्सुअल प्लांट होते हैं, ठीक है। यूनिसेक्सुअल प्लांट होते हैं तो या डैशियस प्लांट होते हैं, यूनिसेक्सुअल या डैशियस प्लांट कहते हैं। तो जो यूनिसेक्सुअल प्लांट होते हैं या फ्लावर होते हैं उनमें क्या होगा कि एक प्लांट में मेल होगा और एक प्लांट में फीमेल, ठीक है, क्योंकि यूनिसेक्सुअल है। तो प्लांट या तो मेल हो सकता है या तो फीमेल हो सकता है, या तो उस पर मेल पार्ट हो सकते हैं या तो उस पर फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट हो सकते हैं। तो एक प्लांट का जो एंथर है, सो पॉलन ग्रेन है, वो जब रिलीज होगा, एक प्लांट से जब पॉलन ग्रेन रिलीज होगा तो दूसरे प्लांट के किस पे जाएगा, स्टिग्मा पे जाएगा, ठीक है। दूसरे प्लांट के फ्लावर के स्टिग्मा पे जाएगा, तो इसको बोलते हैं जीनोगेमी ना। इसमें क्या होता है, डिफरेंट प्लांट्स के बीच में ये होता है और इसकी वजह से जेनेटिक वेरिएशंस आती हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें वैरायटी चेंज हो सकती है। जब एक प्लांट का जो फ्लावर है ना उसका पॉलन ग्रेन जब दूसरे प्लांट पे जा रहा है, ठीक है, तो दूसरा प्लांट हो सकता है वो अलग वैरायटी का हो ना। जैसे एक पी प्लांट है वो टॉल है, उसका पॉलन ग्रेन अगर दूसरे पी प्लांट पे जा रहा है तो हो सकता है वो पी प्लांट कैसा हो, डॉफ हो। तो अलग अलग वैरायटी हो सकती है, जिस वजह से फिर जो हाइब्रिड बनेगा उनमें जेनेटिक वेरिएशंस आती हैं ना। इससे जो क्या बनते हैं, इनके ऑस्प्रिंग बनते हैं, जो नए प्लांट बनेंगे, जो सीड बनेगी, तो उसमें जेनेटिक वेरिएशन देखने को मिलेगा। तो जीनोगेमी जो होती है ना, जीनो और गेमी, तो जीनोगेमी जो है ये डिफरेंट प्लांट के बीच में देखने को मिलती है, ठीक है। तो ये पॉलन ट्रांसफ़र के ही अलग अलग मेथड है। पॉलिनेशन में क्या है, पॉलन, ये जो टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन है ये पॉलन ग्रेन के ट्रांसफ़र के अलग अलग मेथड हैं। ऑटोगेमी में क्या हो रहा है, पॉलन ट्रांसफ़र जो है वो सेम फ्लावर के अंदर ही हो रहा है, ठीक है। और जो फ्लावर अक्सर बंद रहते हैं उनमें हमें ये देखने को मिलती है ऑटोगेमी, या बाइसेक्सुअल जो फ्लावर होते हैं उनमें देखने को मिलती है। गिटोनोगेमी सेम उसमें होता है, सेम प्लांट पे होता है, ये भी बाइसेक्सुअल फ्लावर में देखने को मिलता है गिटोनोगेमी, कि सेम प्लांट के फ्लावर पे ही, एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर पे पॉलन ग्रेन का ट्रांसफ़र होता है, ठीक है। जीनोगेमी, इसमें अलग अलग प्लांट्स हो सकते हैं, उसमें वैरायटी अलग अलग हो सकती हैं। तो एक प्लांट का जो पॉलन ग्रेन होगा वो दूसरे प्लांट के स्टिग्मा पे जाएगा और पास में फिर जाके जो है उसको फर्टिलाइज करेगा एक सेल को। तो जीनोगेमी जो है, ठीक है, ये हमें अलग अलग प्लांट के फ्लावर्स के बीच में देखने को मिलेगी। इसके बाद एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन, ये बता चुके हैं कि कुछ एजेंट्स जो पॉलन ग्रेन को कैरी करते हैं, ठीक है, एक प्लांट से दूसरे प्लांट पे पॉलन ग्रेन को कैरी करते हैं। कौन कौन होते हैं, विंड और वाटर, ठीक है, विंड और वाटर, एनिमल्स, इंसेक्ट्स। अगर एबायोटिक की बात करें, एबायोटिक मतलब नॉन लिविंग, ठीक है, एबायोटिक मतलब नॉन लिविंग कॉम्पोनेंट। तो नॉन लिविंग जो होते हैं कौन होते हैं, विंड और वाटर, ठीक है, जो लेके जा रहे हैं पॉलन ग्रेन को एंथर से स्टिग्मा पे। दूसरे होते हैं बायोटिक, बायोटिक होते हैं एनिमल्स, इंसेक्ट्स, बर्ड्स, ये सब बायोटिक होते हैं, इंसेक्ट्स और बर्ड्स, एनिमल्स, इंसेक्ट्स और बर्ड्स, ये बायोटिक है, ठीक है। इसके बाद है डबल फर्टिलाइजेशन का मेथड। आई होप इतना क्लियर हुआ होगा। इतना अगर क्लियर हुआ हो कि पॉलिनेशन क्या होता है और पॉलिनेशन के टाइप क्या हैं, पॉलिनेशन के जो है एजेंट्स क्या हैं, तो इसको कमेंट करके कमेंट में यस जरूर लिखिएगा ना। इसके बाद है डबल फर्टिलाइजेशन। डबल फर्टिलाइजेशन क्या और किस तरह से होता है, डबल फर्टिलाइजेशन है, फोर्थ फर्टिलाइजेशन है, ठीक है। तो यहाँ पे देख लेते हैं
डबल फर्टिलाइजेशन क्या होता है? डबल फर्टिलाइजेशन क्या है? डबल फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या है? देखो सिंपल सा क्या है कि जब पॉलन ग्रेन आया, ठीक है, पॉलन ग्रेन स्टिग्मा के ऊपर आया, ये पॉलन ग्रेन है, स्टिग्मा के ऊपर आ गया है, पॉलन ट्यूब बना दिया, ठीक है, तो पॉलन ग्रेन स्टिग्मा के ऊपर आ गया और पॉलन ट्यूब इसने बना दिया। अब ये पॉलन ट्यूब जो है इसकी साइज इंक्रीज होगी, इसकी लेंथ बढ़ेगी पॉलन ट्यूब की, और ये पॉलन ट्यूब धीरे धीरे करके कहाँ तक पहुँचेगा? ये एक्सेल तक चला जाएगा। तो पॉलन ट्यूब जो था पहले, इसकी साइज़ बढ़ी और ये एक्सेल तक पहुँच गया, ठीक। तो पॉलन ट्यूब की जब साइज़ बढ़ी और एक्सेल तक पहुँचा ना, इसके बाद क्या होगा? इसके मेल गैमेट जो है इसमें, क्योंकि पॉलन ग्रेन में क्या होंगे? मेल गैमेट होंगे, वो मेल गैमेट इस पॉलन ट्यूब में आएंगे, मेल गैमेट पॉलन ट्यूब में आते हैं और फिर वो एक्सेल को जाके फर्टिलाइज कर देंगे। यहाँ पे दिख रहा होगा एक्सेल के पास जा रहे हो, फर्टिलाइज कर रहे हैं। अगर थोड़ा जूम कर दें इसको तो ये डायग्राम और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि ये मेल गैमेट जो है एक्सेल को आके फर्टिलाइज कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे होता क्या है ना कि इसमें पॉलन ग्रेन में 2 मेल गैमेट होते हैं। बताए थे कि जेनरेटिव सेल 2 मेल गैमेट डिवाइड करके बनाती है, तो ब्लू से डॉट से बता दे रहे हैं। यहाँ पे 2 मेल गैमेट आपको दिखा दिए। एक मेल गैमेट एग सेल से फर्टिलाइज करता है, एक मेल गैमेट क्या करता है? एग सेल से फर्टिलाइज करता है, और दूसरा मेल गैमेट पोलर न्यूक्लियस से फर्टिलाइज करता है। एरो करके दिखा दी यहाँ पे कि एक मेल गैमेट जो है ये यहाँ पे एग सेल जो दी है इससे फर्टिलाइज कर रहा है, और दूसरा मेल गैमेट जो है ये पोलर न्यूक्लियस से फर्टिलाइज कर रहा है। तो एक मेल गैमेट एग सेल से और दूसरा पोलर न्यूक्लियस से। देखो एग सेल एन होती है और मेल गैमेट भी एन होता है, तो जब दोनों फर्टिलाइज करेंगे एक दूसरे को, यानी एक मेल गैमेट जब एग सेल को फर्टिलाइज करेगा तो क्या बनेगा? 2n। क्या बनेगा? 2n। एक मेल गैमेट जब एक्सेल को फर्टिलाइज करेगा तो बनेगा 2n, और दूसरा मेल गैमेट, अच्छा ये पोलर न्यूक्लिय क्या होता है? ये 2n होता है। पोलर न्यूक्लिय क्या होता है? 2n होता है। जब ये फर्टिलाइज करेगा एग मेल गैमेट, जब इसको फर्टिलाइज करेगा पोलर न्यूक्लिय को, ठीक है, तो ये क्या बनेगा? 3n। क्या बनेगा? 3n। ये बनेगा 3n। तो इसीलिए पोलर न्यूक्लिय क्या होता है? ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर होता है। पोलर न्यूक्लिय क्या होता है? ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर। और इससे फिर एंडोस्पर्म बनता है। एक्सेल जब फर्टिलाइज होगा तो जाइगोट बनाएगा। एक्सेल क्या बनाता है? जाइगोट बनाता है। एक्सेल जाइगोट बनाता है, ठीक है, एक्सेल जो ये जाइगोट बनाता है फर्टिलाइज करके। जब मेल गैमेट एक्सेल को फर्टिलाइज करेगा तो जाइगोट बनेगा। और पोलर न्यूक्लिय जब फर्टिलाइज होगा, मेल गैमेट जब पोलर न्यूक्लिय को फर्टिलाइज किया तो क्या बनेगा? एंडोस्पर्म, ठीक है। मेल गैमेट जब पोलर न्यूक्लिय को फर्टिलाइज करता है तो क्या बनता है? एंडोस्पर्म बनता है ना। तो मेल गैमेट जब पोलर न्यूक्लिय को फर्टिलाइज करेगा तो एंडोस्पर्म बनेगा, ये आपको याद रखना है, ठीक है, एंडोस्पर्म बनता है ना। तो जाइगोट और एंडोस्पर्म इस तरह से बन रहे हैं। देखो पॉलन ट्यूब में 2 मेल गैमेट थे, एक मेल गैमेट एक्स सेल को फर्टिलाइज किया और दूसरा मेल गैमेट पोलर न्यूक्लिय को फर्टिलाइज किया। जब ये मेल गैमेट एक्स सेल को फर्टिलाइज किया तो जाइगोट बना, और जब ये दूसरा मेल गैमेट पोलर न्यूक्लिय को फर्टिलाइज किया तो एंडोस्पर्म बना। एग सेल एन होता है, मेल गैमेट भी एन है, तो 2n स्ट्रक्चर बनेगा, जाइगोट डिप्लॉइड बनेगा, ठीक है। और पोलर न्यूक्लिय 2n होता है और मेल गैमेट n होता है, तो जब ये एक दूसरे को फर्टिलाइज करेंगे तो एंडोस्पर्म क्या बनेगा? 3n। यानी ये जो 3n क्या बन रहा है? एंडोस्पर्म क्या बन रहा है? 3n बन रहा है। एंडोस्पर्म क्या बन रहा है? ये 3n बन रहा है, ठीक है। तो ये पूरा स्ट्रक्चर होता है। सबसे पहले क्या हुआ यहाँ पे, इसको एक बार छोटा करके दिखा दे रहे हैं। यहाँ पे मेल गैमेट आए, पॉलन ग्रेन पॉलिनेशन हुआ, ठीक है, एंथर से पॉलन ग्रेन रिलीज हुए, वो पॉलन ग्रेन ये स्टिग्मा पे आए, ठीक है। ये जो कार्पल था, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट था फ्लावर का, कार्पल, तो इस कार्पल के स्टिग्मा पे आए, ठीक है। बहुत सारे पॉलन ग्रेन आते हैं, लेकिन कोई एक पॉलन ग्रेन ही यहाँ पे पॉलन ट्यूब बना पाता है, ठीक है। तो कोई एक पॉलन ग्रेन ही यहाँ पे पॉलन ट्यूब बना पाएगा और ये पॉलन ट्यूब एक्सेल तक पहुँच पाएगा, ठीक है। अब जब ये पॉलन ट्यूब जा रहा है तो यहाँ पे पॉलन ट्यूब में 2 मेल गैमेट आएंगे, क्योंकि पॉलन ग्रेन में 2 मेल गैमेट बनते हैं, ठीक है। तो उसमें से एक मेल गैमेट जो होगा वो एक्स सेल को फर्टिलाइज करेगा, यहाँ पे दिख रही है बीच में एक सेल एग सेल को, और दूसरा मेल गैमेट पोलर न्यूक्लिय को फर्टिलाइज करेगा। जब एक्स सेल को फर्टिलाइज करेगा तो जाइगोट बनेगा जो कि डिप्लॉयड होगा, 2n होगा। और एक मेल गैमेट जब पोलर न्यूक्लिय एंडोस्पर्म को जो पोलर न्यूक्लिय को फर्टिलाइज करेगा तो एंडोस्पर्म बनेगा, ये बीच वाली सेंट्रल सेल को, ठीक है, या पोलर न्यूक्लिय को फर्टिलाइज कर रहा है तो एंडोस्पर्म बन रहा है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे एक बार जाइगोट बना तो इसको बोलते हैं सिंगेमी, ठीक है। जब एक मेल गैमेट ने एक्स सेल को फर्टिलाइज किया तो इसको क्या बोलते हैं? सिंगेमी, ठीक है। और जब दूसरा मेल गैमेट जो है ये इसको फर्टिलाइज कर रहा है पोलर न्यूक्लिय को, तो उसको बोलते हैं ट्रिपल फ्यूजन। क्या बोलते हैं? ट्रिपल फ्यूजन। तो एक होता है ट्रिपल फ्यूजन, TF, एक क्या होता है? TF, ट्रिपल फ्यूजन होता है, ठीक है, TF लिख दिए शॉर्ट फॉर्म। तो जब एंडोस्पर्म बना ना, मेल गैमेट ने पोलर न्यूक्लिय को फर्टिलाइज किया तो इसको बोलते हैं ट्रिपल फ्यूजन, ठीक है। मेल गैमेट जब पोलर न्यूक्लिय को फर्टिलाइज करता है इसको क्या बोलते हैं? ट्रिपल फ्यूजन। और इसमें क्या बनता है? एंडोस्पर्म बनता है। और मेल गैमेट जब एक्सेल को फर्टिलाइज करता है तो उसको क्या बोलते हैं? सिंगेमी। क्या बोलते हैं? सिंगेमी,
ठीक है, सिंगेमी ना, यहाँ पे लिख दे रहा है सिंगेमी। और ये जो होता है इससे क्या बनता है, जाइगोट बनता है। सिंगेमी से क्या बनता है, जाइगोट। ट्रिपल फ्यूज़न और सिंगेमी मिलकर क्या बनाते हैं, ये बनाते हैं डबल फ्यूज़न, ठीक है, या डबल फर्टिलाइज, एक मिनट यहाँ पे लिखा होगा डबल फर्टिलाइजेशन, ठीक है। डबल फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस ये होता है, क्या होता है, डबल फर्टिलाइजेशन होता है। तो डबल फर्टिलाइजेशन क्या होता है, सिंगेमी प्लस ट्रिपल फ्यूज़न ना, यहाँ पे देखो लिखा हुआ है सिंगेमी ना, सिंगेमी और ट्रिपल फ्यूज़न ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, डबल फर्टिलाइजेशन ना। डबल फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या, यहाँ पे दो बार फर्टिलाइजेशन हुआ। एक ट्रू फर्टिलाइजेशन है, सिंगेमी जो होता है ये ट्रू फर्टिलाइजेशन होता है। यहाँ पे मेल गैमेट और एक्स सेल मिलकर जाइगोट बना रहे हैं, जाइगोट से ही तो सीड बनेगा, यानी नेक्स्ट प्लांट जो अगला नया प्लांट बनेगा वो जाइगोट से ही बनेगा, ठीक है। तो सिंगेमी में मेल गैमेट एक्स सेल से फर्टिलाइज कर रहा है, ठीक है, मेल गैमेट एक्स सेल से फर्टिलाइज कर रहा है और क्या बना रहा है, जाइगोट बना रहा है। जाइगोट कैसा है, डिप्लॉइड है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं सिंगेमी यानी ट्रू फर्टिलाइजेशन। दूसरा क्या है, ट्रिपल फ्यूजन। इसको हम फर्टिलाइजेशन नहीं बोलते बल्कि इसको क्या बोलते हैं, ट्रिपल फ्यूजन बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे मेल गैमेट जो दूसरा एक्स्ट्रा मेल गैमेट जो सेकंड मेल गैमेट वो पोलर न्यूक्लियई से फर्टिलाइज कर रहा है, ठीक है। पोलर न्यूक्लियई को, दो पोलर न्यूक्लियई होते हैं, दोनों को एक साथ फर्टिलाइज करेगा और ट्रिप्लॉइड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनाता है, जिसको हम पेन भी बोलते हैं, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस या पेन, या इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में एंडोस्पर्म ही बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, एंडोस्पर्म, ठीक है। तो ये ट्रिप्लॉइड होता है, कैसा होता है, 3n ट्रिप्लॉइड होता है। तो यहाँ पे एंडोस्पर्म बनाता है दूसरा मेल गैमेट, जब पोलर न्यूक्लियई को फर्टिलाइज करता है तो एंडोस्पर्म बनाता है, जिसको हम लोग प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस पेन भी कहते हैं, ठीक है। पेन का अक्सर फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है। देखो यहाँ पे अच्छे से क्लियर है डायग्राम में, ये देखो दो मेल गैमेट आए, दो मेल गैमेट यहाँ बने हुए हैं ना, एक बार और थोड़ा बड़ा कर दें, ठीक है। दो मेल गैमेट बने हुए हैं, तो एक मेल गैमेट एग सेल को फर्टिलाइज करेगा, ये वाले को, ठीक है, एग सेल को फर्टिलाइज करेगा, और दूसरा मेल गैमेट जो होगा वो ये सेंट्रल सेल को फर्टिलाइज करेगा, ठीक है। तो एक मेल गैमेट एग सेल को फर्टिलाइज करेगा, रेड रेड दो दिख रहा है, तो एक एग सेल को और एक सेंट्रल सेल को फर्टिलाइज करेगा। तो यहाँ पे क्या बना, ये देखो पोलर न्यूक्लियई को जब ये मेल गैमेट आ रहा है इसको फर्टिलाइज करेगा, एंडोस्पर्म बना देगा। ये मेल गैमेट एग सेल को फर्टिलाइज करेगा, ठीक है, ये मेल गैमेट पोलर न्यूक्लियई को फर्टिलाइज किया और ये मेल गैमेट एग सेल को, ठीक है, तो जाइगोट बनेगा। तो एंडोस्पर्म और जाइगोट बनते हैं। एंडोस्पर्म जो होता है वो न्यूट्रिशन का रोल प्ले करता है, जाइगोट के न्यूट्रिशन में हेल्प करता है, ठीक है। एंडोस्पर्म जो होता है ये क्या करता है, जाइगोट को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है ना। जैसे आपने देखा होगा दाल वगैरह में जो एंडोस्पर्म होता है, ठीक है, वो उसको जाइगोट जो उसका होगा, सीड होगा, उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा। क्योंकि सीड जो होता है ना, जब सीड बनेगा तो उसको तुरंत तो उससे नया प्लांट बनेगा नहीं, उसको मिट्टी में सो करने में, यानी सॉइल में उसको मिट्टी में बोने में टाइम लगेगा, ठीक है। जब सीड बनेगा तो उसको मिट्टी में बोने में कुछ ना कुछ टाइम वहाँ पे लगेगा। तो तब तक क्या होगा, जाइगोट को न्यूट्रिशन चाहिए सर्वाइव करने के लिए, ठीक है। जाइगोट को डेवलप करने के लिए और सर्वाइव करने के लिए न्यूट्रिशन चाहिए। तो एंडोस्पर्म जो होता है ये जाइगोट को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। एंडोस्पर्म क्या करता है, एंडोस्पर्म जाइगोट को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो ये चीज़ है यहाँ पे कि एंडोस्पर्म का काम क्या है, ये जाइगोट को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। एंडोस्पर्म क्या करता है, जाइगोट को न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रहा है। और इस तरह से डबल फर्टिलाइजेशन आई होप क्लियर हुआ होगा आप लोग को। डबल फर्टिलाइजेशन क्या होता है, डबल फर्टिलाइजेशन में सिंगेमी और ट्रिपल फ्यूजन ये दो प्रोसेस आते हैं, ठीक है। इसके बाद है पोस्ट फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर्स और इवेंट ना। पोस्ट फर्टिलाइजेशन जो है, ठीक है, फर्टिलाइजेशन के बाद क्या क्या बने, क्या क्या चीज़ें होंगी, फर्टिलाइजेशन के बाद क्या क्या चीज़ें होंगी। यहाँ पे एक और चीज़ आप देख रहे थे, फिलीफॉर्म अपरेटस जो है यहीं से होकर पॉलन ट्यूब आ रहा है, ठीक है, मेल गैमेट आ रहा है, तो ये गाइड की तरह काम कर रहा है, ठीक है। फिलीफॉर्म अपरेटस और सिनर्जिड जो होते हैं गाइड की तरह काम करते हैं। सिनर्जिड फिर डिसॉल्व भी हो जाते हैं। तो पोस्ट फर्टिलाइजेशन जब फर्टिलाइजेशन हो गया तब क्या क्या बनेगा। आई होप इतना क्लियर हुआ होगा। इतना अगर क्लियर हुआ हो तो कमेंट में यस लिखिएगा, फर्टिलाइजेशन तक आप लोग को क्लियर हो गया है, ठीक है। इसके बाद क्या क्या बनेगा, एंडोस्पर्म डेवलपमेंट और एम्ब्रियो डेवलपमेंट, एम्ब्रियोजेनी, ठीक है, और फाइनल ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। इस तरह से पूरा प्रोसेस है ना। तो एंडोस्पर्म डेवलपमेंट, एंडोस्पर्म डेवलपमेंट क्या होता है, जो प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल है ना, वो क्या बनाएगी, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगी ग्रोइंग एम्ब्रियो को, ठीक है। तो प्राइमरी ये बताए थे कि एंडोस्पर्म बनता है, ठीक है, ट्रिपल फ्यूजन जब होगा एंडोस्पर्म बनेगा और इससे प्राइमरी जो एंडोस्पर्म होता है वो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है एम्ब्रियो को। और एम्ब्रियो डेवलपमेंट होगा, एम्ब्रियोजेनी जिसको बोलते हैं, ठीक है। एम्ब्रियो डेवलपमेंट मतलब सीड के अंदर जो एम्ब्रियो होता है ना, जिससे कि फिर जब सीड को सो करेंगे तो फिर नया प्लांट बनेगा।
तो जाइगोट से एम्ब्रियो जब बन रहा है, एम्ब्रियो यानी क्या है, जाइगोट, जाइगोट बन गया, मेल गैमेट और एक्स सेल फर्टिलाइज किया, जाइगोट बन गया। क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस डिजनरेटिंग, एंटीपोडल सेल डिजनरेट कर जाती हैं, खत्म हो जाती हैं बाद में, इनका कोई काम तो होता नहीं, तो एंटीपोडल सेल खत्म हो जाती हैं, जाइगोट 2n ये बना। अच्छा, आपको ये बताना है कि किस में एंडोस्पर्म परसिस्ट करता है फर्टिलाइजेशन के बाद भी, कौन सा एक ऐसा प्लांट है जिसमें एंडोस्पर्म रहता है, बचा हुआ रहता है, ठीक है, और कौन किस प्लांट में एंडोस्पर्म लिक्विड फॉर्म में रहता है, ठीक है, ये भी आपको बताना है कि किस प्लांट में उसके सीड में एंडोस्पर्म जो होगा वो लिक्विड फॉर्म में पाया जाएगा, उसके फ्रूट में एंडोस्पर्म लिक्विड फॉर्म में होगा, ठीक है, ये कमेंट करके आप लोग बताएंगे। डीजनरेटिंग सिनर्जिड्स यहाँ पे फिर, ठीक है, सिनर्जिड भी डीजनरेट कर जाते हैं। तो फर्टिलाइजेशन के बाद आपको ध्यान देना है, एमसीक्यू में पूछ सकता है आपसे कि सिनर्जिड और एंटीपोडल सेल का क्या होगा फर्टिलाइजेशन के बाद, तो ये दोनों डीजनरेट कर जाते हैं, ठीक है, सिनर्जिड्स और एंटीपोडल सेल डीजनरेट कर जाएंगे, जाइगोट बचेगा, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल और एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बचेगा। जाइगोट जो होगा ये क्या है, जाइगोट क्या करेगा, इसमें डिवीज़न होगा, ठीक है, इसमें डिवीज़न होगा, क्लीवेज जिसको बोलते हैं, तो इसमें क्लीवेज हुआ, माइटोटिक डिवीज़न हुआ, 2 सेल बनी, 2 से फिर इसमें और डिवीज़न हुए, तो इस तरह से कुछ सेल इसमें बनी, ग्लोब के जैसा ये एम्ब्रियो बनेगा, ग्लोबुलर एम्ब्रियो, फिर हार्ट के शेप का एम्ब्रियो बनेगा, ठीक है, इस तरह का ना, ये उल्टा हार्ट इस तरह से दिख रहा है, इसको सीधा करके देखेंगे तो ये हार्ट दिखाई देगा ना, ये उल्टा दिख रहा है यहाँ पे, तो हार्ट के शेप का ऊपर सस्पेंसर होता है जिससे कि ये एम्ब्रियो सैक से लटका रहता है, क्योंकि अभी ये एम्ब्रियो सैक में, एम्ब्रियो कहाँ पे, ये एम्ब्रियो सैक के अंदर अभी है, तो ये सस्पेंसर के थ्रू सस्पेंडेड रहता है, लटका रहता है, हैंग करता रहता है। रेडिकल, ये रूट रेडिकल है, इसके 2 कोटिलेडन यहाँ पे हैं, प्लूम्यूल ये बीच में है, ठीक है, ये प्लूम्यूल है, प्लूम्यूल बीच में है, 2 कोटिलेडन इस तरह से छिलके के जैसे, जैसे आपने देखा होगा ना, ये डाइकोट एम्ब्रियो का डेवलपमेंट दिखाया गया, किससे दिखाया गया, डाइकोट और मोनोकोट, हमारे पास 2 एम्ब्रियो होते हैं, डाइकोट और मोनोकोट, 2 तरह के, क्या कह सकते हैं, 2 तरह के प्लांट्स हैं। तो जैसे गेहूँ है क्या है, डाइकोट है, और जैसे गन्ना है तो वो क्या है, मोनोकोट है, या घास है, मोनोकोट है। तो जो मोनोकोट होते हैं उनकी सीड्स जो होती हैं, मोनोकोट प्लांट होते हैं उनकी सीड जो होती है उनमें सिंगल कोटिलेडन होता है जिसको स्कूटेलम कहते हैं, और डाइकोट प्लांट में क्या होते हैं, 2 कोट होते हैं, 2 छिलके होते हैं। आप चने को फोड़ें, ठीक है, मटर को ऐसे छिलें तो उसमें 2 छिलके होते हैं ना, तो 2 छिलके वाले जितने भी हैं, ठीक है, ये क्या होते हैं, डाइकोट। गेहूँ को तोड़ें ना, चावल को, तो उसमें 2-2 छिलके सब में होते हैं ना? तो ये कोटिलेडन, ठीक है, इसमें देखने को मिलेगा कोटिलेडन जिसका कवर बनाता है सीड का। प्लूम्यूल होता है, प्लूम्यूल से क्या बनता है, प्लूम्यूल से शूट बनता है, स्टेम बनता है। प्लूम्यूल से क्या बनता है, स्टेम। ये एम्ब्रियो जब इस को हम लोग, एम्ब्रियो ये किसके अंदर, सीड के अंदर, ये एम्ब्रियो कहाँ पे, सीड के अंदर है, तो इसको जब सो करेंगे मिट्टी में, सॉइल में, तो ये प्लूम्यूल से क्या बनेगा, इसके स्टेम बनती है ना, पहले रेडिकल से क्या बनेगी, रूट बनेगी, रेडिकल से रूट बनती है, और प्लूम्यूल से क्या बनती है, शूट बनती है, रेडिकल से रूट और प्लूम्यूल से शूट, ठीक है, तो ये शूट बनाता है, प्लूम्यूल का पार्ट शूट बनाएगा, रेडिकल का पार्ट रूट बनाएगा, ठीक है। तो ये मैच्योर एम्ब्रियो है। इस तरह से ये इसका पहले क्या था, एम्ब्रियो सैक के अंदर फर्टिलाइजेशन हुआ, जाइगोट बना, ये जाइगोट यहाँ पे दिखाया गया, जाइगोट में क्या हुआ, डिवीज़न हुआ, 1 से 2 सेल बनी, और फिर इससे ग्लोबुलर ये एम्ब्रियो सैक बना, इसमें सस्पेंसर सेल है, हार्ट शेप एम्ब्रियो भी बनता है, ठीक है, अलग अलग साइज जो है एम्ब्रियो शेप के एम्ब्रियो यहाँ पे डेवलपमेंट के दौरान बनते हैं। और फिर ये एम्ब्रियो क्या बना दिया, डाइकोट, ठीक है, डाइकोट जो है एम्ब्रियो बनाया, मैच्योर डाइकोट एम्ब्रियो बना दिया। तो ये डाइकोट के एम्ब्रियो में, डाइकोट के डेवलपमेंट में इस तरह से एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है। ये मैच्योर एम्ब्रियो बनेगा, इसमें 2 कोटिलेडन है, ठीक है, जो क्या बनाएंगे, सीड का कवर बनाएंगे, ठीक है, छिलका जिसको बोलते हैं। प्लूम्यूल ये क्या बनाएगा, शूट बनाएगा, तना बनाएगा, रेडिकल रूट बनाएगा, ठीक है। आई होप इतना क्लियर हुआ होगा। इतना अगर आपको क्लियर हुआ कि एम्ब्रियोजेनेसिस किस तरह से होता है ना, और मैच्योर एम्ब्रियो जो है वो किस तरह से बनता है, तो यहाँ पे आप कमेंट में यह ज़रूर लिखेगा, ठीक है। तो पहले सबसे पहले जाइगोट से क्या बना, प्रो एम्ब्रियो ना, जाइगोट से प्रो एम्ब्रियो, फिर इसके बाद ग्लोबुलर और हार्ट शेप एम्ब्रियो बने, और फिर मैच्योर एम्ब्रियो बना, ठीक है। ये अलग अलग स्टेजेस हैं, जाइगोट से पहले प्रो एम्ब्रियो बना, फिर ग्लोबुलर बना, फिर हार्ट शेप, फिर मैच्योर एम्ब्रियो। इसके बाद हम लोग देखते हैं यहाँ पे कि ओव्यूल्स है, ये सीड बनाता है। ये आपको एकदम याद कर लेना, रट लेना इसको कि ओव्यूल क्या बनाता है, सीड बनाता है। अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछाता है कि सीड किसका ट्रांसफॉर्मेशन है, तो ओव्यूल का, ठीक है, सीड किसका ट्रांसफॉर्मेशन, ओव्यूल का, ओव्यूल से सीड बनता है, ठीक है। एम्ब्रियो बनेगा जाइगोट से और सीड बनेगा ओव्यूल से, ठीक है। सीड के अंदर एम्ब्रियो होता है जो जाइगोट से बनता है ना, जाइगोट में जब डिवीजन होगा तभी एम्ब्रियो बनेगा। और सीड किससे बनेगा, ओव्यूल से, क्योंकि ओव्यूल के अंदर ही एम्ब्रियो सैक होता है।
ठीक है। तो वो ओव्यूल किस में कन्वर्ट हो जाता है, सीड में, जो हार्ड हार्ड कवरिंग होती है। और इसके ऊपर जो फ्लैशी कवरिंग होती है फ्रूट, सीड के ऊपर क्या होता है, फ्रूट के अंदर ही तो सीड रहता है, ठीक है। तो जो फ्लैशी पार्ट होता है, जैसे मैंगो में हो गया, मैंगो के अंदर सीड होता है, तो मैंगो का फ्लैशी पार्ट हो गया। या कोई और फ्रूट ले सकते हैं, जो भी फ्रूट हम लोग लें, ठीक है। तो उसमें जो फ्लैशी पार्ट होता है, ठीक है, वो किससे डेवलप होगा, ओवरी से। तो ये फ्रूट किससे डेवलप होता है, ओवरी से डेवलप होता है, ठीक है। फ्रूट किससे डेवलप होता है, ओवरी से। इतनी चीज़ें याद रखनी है कि सीड्स ओव्यूल से डेवलप होते हैं और फ्रूट ओवरी से डेवलप होता है। ये क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में आता है। इसके बाद यहाँ पे क्या है, देख लेते हैं इसको। तो ये अलग अलग डायग्राम बना हुआ है। ये डाइकोट का आपको बता दिया, प्लूम्यूल होता है, प्लूम्यूल से शूट बनती है, कोटिलिडन सीड कवर बनाता है, हाइपोकोटिल है या, और रेडिकल, रेडिकल क्या बनाता है, रेडिकल जो होता है ये डाइकोट एम्ब्रियो है, ठीक है। रेडिकल रूट बनाता है। इसके नीचे एक रूट कैप भी होती है, क्योंकि जब रूट बनेगी, रेडिकल से जब रूट बनेगी तो रूट में फ्रिक्शन ना हो, रूट खराब ना हो जाए, ठीक है। रूट खराब ना हो जाए, क्योंकि सॉइल से क्या होगा, सॉइल में जब रूट इंक्रीज कर, रूट की ग्रोथ होगी सॉइल में, तो सॉइल की वजह से रूट घिस सकती है, ठीक है, उस खराब हो सकती है, डिस्ट्रॉय। तो रूट खराब ना हो जाए, तो यहाँ पे रूट कैप होती है। यहाँ पे क्या होती है, रूट कैप, ठीक है। तो रूट कैप जो होती है रूट को कवर करती है। तो रूट कैप क्या होती है, रूट को प्रोटेक्ट करती है, ठीक है। रूट कैप जो है ये रूट को प्रोटेक्ट करने का काम करेगी। प्लूम्यूल है, कोटिलेडन है, हाइपोकोटिल है, रेडिकल है और रूट कैप है। रूट कैप क्या करती है, रूट को प्रोटेक्ट करती है। तो रूट कैप कैसे रूट को प्रोटेक्ट कर रही है, जब रूट ग्रोथ करेगी सॉइल में तो सॉइल से घिस ना जाए, खराब ना जाए, क्योंकि नई नई जो रूट होती है, जो जड़ होती है, वो क्या होती है, बहुत सॉफ्ट होती है, ठीक है। तो सॉफ्ट होती है तो उसके घिसने के चांसेस ज़्यादा हैं सॉइल से, मिट्टी से। तो इसलिए क्या होगा, रूट कैप उसको कवर करके रखती है और उसको खराब होने से बचाती है। इसके बाद है यहाँ पे, जब हम मोनोकॉट एम्ब्रियो देखते हैं तो इसमें कोटिलेडन, दो कोटिलेडन की जगह क्या होता है, सिंगल स्कूटेलम होता है। तो इसमें दो कोटिलेडन की जगह सिंगल स्कूटेलम, सिंगल कवरिंग होती है, ठीक है। ये है आपका मोनोकॉट एम्ब्रियो। कोलियोप्टाइल होता है, शूट एपेक्स है, ठीक है। यहाँ से क्या बनेगा, शूट एपेक्स है। इसमें एक्स्ट्रा कवरिंग होती है शूट के ऊपर, जिसको बोलते हैं कोलियोप्टाइल, ठीक है। शूट एपेक्स है, जिससे शूट बनेगी। एपीब्लास्ट मिडल पार्ट इसका, फिर रेडिकल, रेडिकल से रूट बनती है, रूट के ऊपर रूट कैप होती है, और एक एक्स्ट्रा कवरिंग होती है जिसको बोलते हैं कोलियोराइजा, ठीक है। तो कोलियोराइजा ये एक्स्ट्रा कवरिंग, इसमें दो एक्स्ट्रा कवरिंग होती हैं, ठीक है, कोलियोप्टाइल और कोलियोराइजा, ये दो इसकी एक्स्ट्रा कवरिंग है। मोनोकॉट एम्ब्रियो है ये। मोनोकॉट एम्ब्रियो मतलब ये हमें ग्रास में देखने को मिलेगा और सुगर केन में, ठीक है। तो ग्रास या सुगर केन में इस तरह के एम्ब्रियो देखने को मिलते हैं, कोलियोप्टाइल और कोलियोराइजा। इसके बाद ये सीड का एक स्ट्रक्चर बना हुआ है, ठीक है। सीड में क्या क्या होता है, तो सीड में जो सबसे बाहर की कवरिंग होती है इसको बोलते हैं पेरिकार्प, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, एंडोस्पर्म होता है, ठीक है। पेरिकार्प है, अंदर एंडोस्पर्म है, और ये पूरा इसका एम्ब्रियो वाला पार्ट है, मोनोकॉट एम्ब्रियो, स्कूटेलम, कोलियोप्टाइप, प्लूम्यूल, रेडिकल और कोलियोराइजा, ठीक है। तो सीड के सबसे बाहर क्या होता है, पेरिकार्प होता है, उसके अंदर एंडोस्पर्म होता है, ठीक है। इतनी चीज़ आपको याद रखनी है। ये मोनोकॉट सीड है। तो आई होप इतना आपको क्लियर हुआ होगा, ठीक है। आज हमने इस जो है लेक्चर में पूरा क्या अपना वन शॉट जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, इसका पूरा हमने वन शॉट में ये लेक्चर कवर कर लिया, ठीक है। और इसके बारे में हमने सबसे पहले क्या पढ़ा, फ्लावर, इस जो चैप्टर हमने कवर किया तो इसमें फ्लावर के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा, ठीक है। और फ्लावर में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं वो देखा, ठीक है। फिर इसमें जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है ना, यानी स्टेमन होता है, उसका स्ट्रक्चर समझा। और फिर फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो होता है, ठीक है, मेल गैमेट पॉलन ग्रेन जो होता है इसका स्ट्रक्चर देखा, मेल गैमेटोफाइट का, ठीक है। फीमेल गैमेटो इसका फीमेल जो पार्ट होता है, ठीक है, यानी फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो है तो उसका स्ट्रक्चर हमने देखा, ठीक है। जिसको बोलते हैं हम कार्पेल या पिस्टिल, तो कार्पेल या पिस्टिल का स्ट्रक्चर देखा। फिर इसके बाद ओव्यूल का, इसमें ओव्यूल होता है, एम्ब्रियो सैक होता है, तो इन सब का स्ट्रक्चर देखा। एम्ब्रियो सैक किस तरह से बनता है, मेगास्पोरोजेनेसिस, यानी एग सेल किस तरह से बन रही है, एम्ब्रियो सैक किस तरह से बन रहा है, तो इसका स्ट्रक्चर देखा। फिर इसके बाद पॉलिनेशन क्या होता है, इसके बारे में पढ़ा, पॉलिनेशन किस तरह से होता है, एजेंट्स क्या होते हैं, पॉलिनेशन के टाइप कितने होते हैं, डबल फर्टिलाइजेशन, ठीक है, डबल फर्टिलाइजेशन के बारे में पढ़ा कि डबल फर्टिलाइजेशन किस तरह से होता है, और ट्रिपल फ्यूजन किस तरह से होता है। फर्टिलाइजेशन के बाद क्या क्या चीज़ें बनती हैं, सीड कैसे बनता है, एम्ब्रियो कैसे बनता है, ठीक है, एम्ब्रियो कैसे बनता है और सीड कैसे बनता है, ये सारी चीज़ें हमने इस पूरे वन शॉट में अपने कवर की हैं, ठीक है। तो जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो हमने इसमें कवर कर ली हैं, और कोई भी आपकी डाउट या क्वेरी रहती है तो आप यहाँ पे कमेंट करके पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। इसके अलावा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आपको हर चैप्टर का, आपको जो भी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं एग्जाम में आने वाले उनके नोट्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में।